अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 104 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। अच्छा जी, कल हम बड़ी बुराइयां कर रहे थे कैश इसके रेशियो एनालिसिस की, तो कुछ फ़ायदे भी तो इसके हमें पता होने चाहिए। तो उसने लिमिटेशंस 2-3 बार पूछ लिया है। मेरे ख्याल में अभी इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस नहीं पूछे, 1-2 नंबर के लिए ये भी पूछ सकता है। तो रेशियो एनालिसिस का एडवांटेज क्या है? अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों ने वो वेरिएशंस वाला सफ़ा पढ़ा था? तो आपको फिर पता चला कि आपको ये सब पता था? पहले आपको पता ही नहीं था कि आपको ये सब पता है, अब आपको पता लग गया कि आपको ये सब पता था। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही एडवांटेजेस हैं। प्लीज़ चुप करें, ये एडवांटेजेस भी बिल्कुल। असल में इस वक्त कभी कभी जनरेटर चल पड़ता है, इसलिए आपकी बोलने की गुंजाइश नहीं होती। प्लीज़ चुप करके बैठा करें। पहले वो गूंगू कर रहा है। आप लोगों को पता है कि रेशियो एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है, तो मैं आपको बताने लगा हूं कि आपको पता है। जैसे रेशियो एनालिसिस आपकी अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले साल से कंपेयर करने में इस्तेमाल होता है, ये इसका एडवांटेज है। रेशियो एनालिसिस आपकी कंपनी को इंडस्ट्री में मौजूद दूसरी कंपनी से कंपेयर करने में हेल्प करता है, ये इसका एडवांटेज है। रेशियो एनालिसिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको शायद नहीं पता, वैसे पता है लेकिन आपको नहीं पता। वो क्या है? वो ये है कि मिसाल के तौर पे, क्या नाम है तुम्हारा? यार कोई बात नहीं, अगर रोज बताते हो तो नाराज क्यों होते हो इस बात पे? काशान मोटर्स है और एक तरफ टोयोटा मोटर्स है, होंडा मोटर्स है, होंडा एटलस, ठीक है। अब काशान मोटर्स और एक तरफ होंडा एटलस, दोनों का कोई कंपैरिजन है? नहीं, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर काशान मोटर्स की इनकम स्टेटमेंट उठाएंगे तो शायद वो मोटर के अंदर उसने ये छोटी छोटी मोटरें, अभी छोटी छोटी गाड़ियां बनानी शुरू की हों बच्चों की, जिसमें मोटर भी लगाता है, लेकिन है ये भी ऑटोमोबाइल। अच्छा चले थोड़ी बड़ी कर लें, लेकिन ये काशान मोटर्स है, ठीक है। और ये उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में होंडा एटलस ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो काशान मोटर्स और होंडा मोटर्स का कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन अगर हम रेशियो एनालिसिस पे चले जाएं तो काशान मोटर खुद को होंडा मोटर्स के साथ, होंडा एटलस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइज को तो निकाल देती हैं रेशियोज। रेशियो तो ये बताती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर 100 रुपया काशान मोटर के बिजनेस में डालें तो कितने रुपए का रिटर्न निकलता है, और अगर होंडा एटलस में डालें तो कितने का। अब जब रेशियो आ गई तो फिर वैसे सेल्स उनकी कितनी बिलियंस ट्रिलियंस में होंगी, इसकी शायद अभी लाखों में हो। एसेट्स उनके पता नहीं बिलियन ट्रिलियंस में चले गए होंगे, इसके एसेट्स शायद अभी लाखों में हो। लेकिन जब रेशियो एनालिसिस आता है तो वो क्वांटिटी जो होती है वो तो इमटेरियल हो जाती है, हम तो रेशियोज में चले जाते हैं। होंडा वालों ने कितनी जीपी रेशो कमाई, कितनी नेट प्रॉफिट रेशो कमाई, और काशान मोटर्स ने कितनी जीपी रेशो कमाई, कितनी नेट रेशो कमाई, ये निकल सकता है, कंपेयर भी हो सकता है। होंडा वाले 100 की सेल करते हैं, उसमें 60 रुपए जीपी कमा रहे हैं। काशान मोटर्स 100 की सेल करते हैं, अपने लेवल, अपने ऑपरेटिंग लेवल, अपनी कैपेसिटी, अपने साइज के हिसाब से 100 रुपए की सेल, परसेंटेज में ले लिया ना, 100 रुपए की सेल करते हैं तो ये 50 रुपए जीपी कमा रहे हैं। तो हम कहेंगे काशान थोड़ी सी और एफर्ट करो, अभी चीज़ों के अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट लाओ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तुम्हें मिलेगी इंशाल्लाह, तुम्हारा भी जीपी इंप्रूव होगा। यानी हमने कौन सी दो कंपनी को कंपेयर कर लिया जो वैसे कंपेयर हो ही नहीं सकती थी। वैसे दोनों की फाइनेंस में सामने रखो, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। किधर उसके रेवेन्यूज, किधर इसके रेवेन्यूज, किधर उसके एसेट्स, किधर इसके एसेट्स, किधर उसके शेयर्स, कैपिटल, सारा कुछ ठीक है, किधर इसकी सारी चीजें। तो वैसे कंपेरेबल नहीं था, लेकिन रेशियो एनालिसिस ने काबिल कर दिया कि कंपेयर करें। तो ये भी एक एडवांटेज है रेशियो एनालिसिस का। तो आपकी किताबों के अंदर जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 729 पर आपको ये कुछ एक नजर आएंगे, ठीक है। इनमें से आपको जो 5 अदद हैं वो अलग अलग से नजर आएंगे और फिर 2 जो हैं वो उस जैसे नजर आएंगे, इसलिए पहले मैं वो 5 पढ़ाता हूं। सबसे पहला देखो, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस हेल्प्स आवर बिजनेस इन अ नंबर ऑफ वेज, द इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस। ये हमने नहीं पढ़े थे, ये पूछ सकता है 1-2 नंबर के। द इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो आर गिवन बिलो। रेशियो हेल्प इन एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ट्रेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप पिछली 5 साल की अपनी रेशियोज निकाल लें और आप देखें कि जीपी रेशियो का क्या हाल है जी। जीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या बढ़ा या कम हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जी, कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो है, कम हो रही है बढ़ रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। एक सवाल भी आपने देखा होगा, वैसे वो सवाल अभी आपके होमवर्क में नहीं आया, लेकिन वो सवाल बहरहाल आपने शायद देखा तो हो, नहीं तो मैं दिखा तो दूं सवाल कम से कम। ये देखें, ये एक सवाल है जो भी आपके होमवर्क में आज भी नहीं गया। इस सवाल के अंदर एक कंपनी है जिसके 3 साल का डाटा गिवन है। तो रेशियो एनालिसिस क्या कर रहा है? आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर कंपैरिजन करने की जो है वो हेल्प कर रहा है। आप 3-4 साल को परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं, जिस रेशियो को मर्जी ले लें, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है इन एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ट्रेंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर
दे ऑल्सो हेल्प अ बिजनेस टू कंपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू दोज ऑफ कंपेटिटर्स, अपने हमसायों से, अपने कंपेटिटर्स से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर रेशो असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, हाँ बजटिंग भी कर सकते हैं आप, फ्यूचर के लिए भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और पास को देखा आपने, देखा यार ऑपरेटिंग रेशो मेरी बड़ी यार ना गड़बड़ हो गई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली या नेट प्रॉफिट, यार मेरे ख्याल में मुझे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे थोड़ा ना कंट्रोल टाइट करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग हो रही है, मैनेजमेंट रेशियोज को देखकर डिसीजन मेकिंग ले रही है, ठीक है। आपने देखा कि जी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, यार इसको कंट्रोल करो। आपको नजर आया जी आपकी जीपी रेशियो इंप्रूव हो रही है, अच्छा यार कुछ और स्टेप्स करो, इसको फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के अंदर मैनेजमेंट को हेल्प कर रही है। तो 3 इंपॉर्टेंस तो हमने हमारे सामने आ गई कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, अपने कंपेटिटर से कंपेयर कर सकते हो, और डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है। उसके बाद आगे जंप कराओ, रेशियोज हैव एन एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग फॉर डिफरेंस इन साइज, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 बिजनेस में बी क्वाइट डिफरेंट इन साइज बट कैन बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एक्सेट्रा बाय द यूज ऑफ रेशियोज, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में काफी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बाकी ये 2 बीच में ना ये इसी को ही जो है ना कमेंड कर रहे हैं एक तरह से देखें तो। दे ऑल्सो पॉइंट आउट, वो क्या कह रहा है जी, असेस करते हैं मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग, आगे वो कहता है पॉइंट आउट करते हैं प्रॉब्लम और वीक एरियाज को भी असिस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट को, फिर डेवलप करते हैं रिलेशन, हाँ ये अलग ही रखो, ठीक है ये अलग ही रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया था और वर्टिकल एनालिसिस किया था। अच्छा वर्टिकल एनालिसिस में आपने क्या किया था, सेल को पकड़ा था और हर आइटम को उसके साथ लिंक कर दिया था। हर लाइन आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, भाई आवाज मिस हो रही है, कल भी बच्चों ने कहा है, हर लाइन आइटम इनकम स्टेटमेंट का लिंक हो गया सेल से। फिर आप बैलेंस शीट में गए, हर लाइन आइटम एसेट साइड का टोटल एसेट के साथ लिंक हो गया, हर लाइन आइटम लायबिलिटी साइड का टोटल वाले के साथ लिंक हो गया। तो ये भी एक यूज था, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप लिंक कर सकते हैं डिफरेंट लाइन आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। ये रेशियो एनालिसिस ने हमें इस काबिल किया था, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इस तरह से नहीं होती बनी हुई परसेंटेजेस में, ठीक है। तो रेशियो ने हमें हेल्प किया एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रेशियो ने हमें हेल्प किया कंपेटिटर से जो है वो हमने अपने आप को कंपेयर करके देख लिया, रेशियो ने हमें हेल्प किया मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग करते हुए, मैनेजमेंट को उसने हेल्प किया डिसीजन मेकिंग में, वीक एरियाज वगैरह और स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट भी कर दिया, ये साथ ही मिला लो। फिर रेशियो हेल्प्स डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, हमने डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स को कंपेयर ही तो किया था, रिलेशनशिप तो बनाया था कि सेल के इतने परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल, इतने परसेंट नेट प्रॉफिट, इतने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारा कुछ रेशियो नहीं किया था, ठीक है। और आखिर मैंने कहा इसका एडवांटेज क्या है, कंट्रोलिंग फॉर डिफरेंसेस इन साइजेस, ये भी इसने कंट्रोल कर लिया था। और आप बेशक वैसे साइज के अंदर बहुत डिफरेंट कंपनीज थी, उनको कंपेयर कर लिया था यूजिंग रेशियोज, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स आप याद रख लें और इसको पॉइंट ना कहें, इसको एक पॉइंट बना लें, ठीक है। रेशियोज असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड दे ऑल्सो पॉइंट आउट, बल्कि यूं करें, रेशियो असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग while pointing out पॉइंटिंग आगे आउट, ठीक है, while पॉइंटिंग आउट, अब ये जुमला बन गया, ठीक है। रेशियो असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग while पॉइंटिंग आउट प्रॉब्लम एंड वीक एरियाज अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ एरियाज, तो भी एक पॉइंट बन गया, ठीक है। ओके, ऐसे 2 अलग हो ना, बंदा कहता है यार ये याद नहीं हो रहा, एक जैसी बात हो ना तो याद नहीं हो रही होती, अलग अलग पड़ी हो तो। अब ठीक है, 5 पॉइंट्स, ठीक है। कौन कौन से बने, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपने कंपेटिटर से खुद को कंपेयर किया, आपकी मैनेजमेंट को हेल्प मिली डिसीजन मेकिंग में और उसने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने डिफरेंट आइटम्स को जो है वो लिंक किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट आइटम्स को आपस में लिंक किया और डिफरेंसेस इन साइजेस को आपने ओवरकम कर लिया, ठीक है। ये 5 एडवांटेजेस हैं, काफी है मेरे ख्याल से, अगर 1-2 नंबर का आ जाए तो 1-2 पॉइंट्स याद रह ही जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, उसके बाद जी हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखी थी, जिसके अंदर मैंने परसेंटेज एनुअल ग्रोथ इन सेल को अलग से यहां पे नहीं दिखाया था, बल्कि मैंने कहा था कि इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम कवर कर लेंगे। और फिर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में सिर्फ इसी की परसेंटेज ग्रोथ नहीं दिखाई थी सेल की, बल्कि उसमें तो हमने हर लाइन आइटम को ही देख लिया था परसेंटेज ग्रोथ या डिक्लाइन के तौर पे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आपकी ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंसी रेशियोज भी कहते हैं, मैंने आपको कहा था। उसके अंदर हमारी 3 रेशियोज थी मेनली, उनका नेटिंग, उनका रिजल्टेंट वर्किंग कैपिटल साइकिल निकला था, और फिर इन्हीं 3 रेशियोज को हमने उलट कर दिया था तो टर्नओवर रेशियोज बन गई थी, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियोज 2 थी और डेट रेशियोज भी हमारी 2 थी। डेट रेशियोज को लीवरेज रेशियो भी कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज करंट और क्विक रेशियो, और डेट रेशियोज या लीवरेज रेशियोज में हमारी डेट इक्विटी रेशियो थी और इंटरेस्ट कवर रेशियो थी। और फिर एक मैंने रेशियो आपको करवा दी थी, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो आई के अपने वैसे डिस्कस नहीं की हुई, ईपीएस के टॉपिक के अंदर एक जगह पे सिर्फ उसने ये लिखा हुआ है, ईपीएस बड़ी अच्छी चीज है जी, ईपीएस तो यूज होती है प्राइस अर्निंग रेशियो में भी, और वहां पे फिर फॉर्मूला मैंने लिखकर मैंने कहा चलो समझ ही लेते हैं कि ये क्या होती है, कोई अगर जिक्र कर देगा तो अब हमें पता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। ईपीएस तो पता है ना, अर्निंग्स पर शेयर, और प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलती है,
शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है, प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग इन टाइम्स। और ये मैंने आपको कहा था क्या बताती है कि कितने टाइम्स इन्वेस्टर पे करने को तैयार है टू अर्न ₹1 ऑफ अर्निंग। तो कोई 20 गुना पे कर रहा था, कोई 15 गुना पे कर रहा था। अमेजॉन का जो कल ओपन नहीं हो रहा था, अमेजॉन का पता नहीं, अब फिर वो नेट वाला वही मसला है, बिजली नहीं है, ठीक है ना, वो 90 से भी ऊपर पर जो है वो गुना पे कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स का कोई 35-40% के करीब पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये प्राइस अर्निंग रेशो ईपीएस के साथ ही उसने जिक्र की हुई थी, तो मैंने आपको समझा दी कि होती क्या आ जाएगी, तो अब लिख लेंगे, इसके बारे में पता है हमें, ठीक है, ओके। उसके बाद जी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने वैसे ज़बानी ये बात की हुई है क्लास के अंदर, कि अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है, कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर है मेरे आपकी तरह से, तो अगर वो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा तो वो कौन सी रेशियोज को देख रहा होगा? लिक्विडिटी, हमारी बला से लायबिलिटी पे कर सके या ना कर सके, लॉन्ग रन में शायद मसला हो, लेकिन हम शॉर्ट टर्म के अंदर बस यही चीज देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बैंक वाले भी देख लेते हैं और ये शेयर होल्डर भी देख लेता है। लेकिन सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला जो होता है वो सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहा है, रिटर्न ऑन एसेट हो गया, एसेट टर्नओवर हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस की रेशियो, ये रेशियोज देखकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का सोचता है जो प्राइवेट इन्वेस्टर होता है। लेकिन अगर कोई बंदा उठे और कहे, वैशी बंदा, कि मैं ये सारा बिजनेस ही खरीदने लगाऊं, जैसे वारिद को जैज ने एक्वायर कर लिया, तो ऐसा बंदा जब आएगा तो वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि इसको खरीद के कहीं मेरे गले ही ना पड़ जाए, इसके क्रेडिटर दरवाजे पे खड़े हैं, इसके सारे एम्प्लॉइज एहतजाज एहतजाज तनख्वाह दो कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये गले पड़ने वाली कहानी है, वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी को शायद नजर डाल लें, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में एफिशिएंट हैं, ये इन्वेंट्री बेच लेते हैं, ये डेटर से पैसे रिकवर कर लेते हैं, ये अपने करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट से ही फाइनेंस कर रहे हैं ना, इस तरह की बातें ये देखेंगे। लेकिन जो लेंडर्स होते हैं वो लिक्विडिटी रेशियोज को भी देख लेते हैं, जैसे अगर क्रेडिटर है वो भी तो लेंडर है, उधार पे चीज जो दे रहा है वो भी आपको उधार ही दे रहा है ना, पैसे की बजाय चीज दे दी उसने, तो वो करंट रेशियो देखने में इंटरेस्टेड होगा कि ये इनकी एबिलिटी भी है कि नहीं है अपनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट से पे करने के लिए, कि हमें वो कि हमें ये कहेंगे यार तुम्हारे पैसे हमने देने तो हैं, प्लॉट बेचने पर लगा दिया है, ऐसा तो नहीं है कहीं। आप क्रेडिटर कहेगा ना भाईजान मैंने चीजें दी थी, वो पैसे देते हो, यार पैसे कोई नहीं, हमने प्लॉट को फॉर सेल किया हुआ, जैसे ही बिकेगा तुम्हें दे देंगे पैसे, तो फिर वो तो आप इस काबिल ही नहीं है कि आप अपनी करंट लायबिलिटी करंट एसेट से पे कर सकें, तो फिर क्रेडिटर ये देख रहा होगा, ठीक है। बैंक जो है वो डेट रेशियो देख रहा होता है, जिसके अंदर डेट इक्विटी रेशियो होती है और इंटरेस्ट कवर रेशियो भी देख रहा होता है। अब बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल ये प्राइस अर्निंग रेशियो को आप कह सकते हो कि ये भी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर नहीं, बेसिकली ये इन्वेस्टर इसको भी देख लेता है प्राइस अर्निंग रेशियो को, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर्स एंड देयर नीड्स लिखी हुई हैं, कभी जो पर्चे के अंदर ऐसे आ जाए सवाल देकर कहे कि यू आर अ पोटेंशियल एक्वायरर, ठीक है, या यू आर अकाउंटेंट ऑफ अ फलां कंपनी विच इज कंसिडरिंग टू एक्वायर टिमका कंपनी, सो यू आर हेयर टू एडवाइज द सीईओ। अब यूजिंग रेशियो एनालिसिस, अब इतनी बात कर दे तो आप एक्वायर करने जा रहे, तो अब ये आपको खुद सोचना है कि आपने कौन कौन सी रेशियो कैलकुलेट करनी होंगी, तो ये पता होना चाहिए था, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन हमने कर लिया था और इसके अंदर हमने ये सारी रेशियोज को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तफसील से किया। वैसे रेशियो एनालिसिस, रेशियो का टॉपिक कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है? आपने जो सवाल दिए थे 20-20 मिनट में ही किए थे, क्यों ज्यादा टाइम लगाया तुमने? कम टाइम का मतलब 20 ही होता है यार, मत तंग करो, मेरा त्राह कर लिया तुसी हैं, तो मतलब 20 मिनट में हो गए थे ना, इसका मतलब 10 मिनट वालों का भी है। अच्छा, कोई 60% तक कम से कम सही हो गया था? 60% तक कम से कम सही हो गया था, इससे ज्यादा वाले उससे ऊपर होते हैं, कम से कम 60% सही हो गया था। जिस बच्चे का 50% से भी कम सोल्यूशन सही था वो हाथ खड़ा करे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, बता दें, मतलब आसान है, इसीलिए आपको पहले लिमिट कर लिया था। अगर मैं आपके साथ वो 2-2 लाइनें ना लिखता 2 दिन लगा के, फिर आपको मैं वेरिएशन वाला सफा ना देता, तो फिर आप लिखने बैठते, क्योंकि समझ तो सारी आ रही होती है और ये समंदर है, मैंने कहा था इसमें डूबते चले जाओ। तो आपने कहना था अच्छा रीजन ऑफ वेरिएशन, मैं अब बताऊंगा तुम्हें रीजन ऑफ वेरिएशन। अब जो बैठे आप कहानियां लिखने, तो लिखते गए, नुकसान होता है इसका। मैं पास पेपर डिस्कस कर रहा हूं अभी आपके साथ, आपको नजर आएगा कि आपको 10 रेशियोज कंप्यूट करने के लिए 10 मिनट मिल रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है, तो कितना को टाइम होता है बच्चों, ठीक है। तो बहरहाल रेशियोज का टॉपिक आसान जरूर है, लेकिन इसको आपने ऐसे ही लेकर चलना है जैसे आपको बताया गया, ठीक है। आपको बेसिक पता है रेशियो का क्या होती है, उसके बाद रीजंस ऑफ वेरिएशंस आपके सामने हैं, आप जितने मर्जी सवाल कर लें अल्टीमेटली वो वहीं पर ही पहुंच रही होती हैं, रीजंस जो हमने लिखी हुई हैं, तो उनसे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है। देखेंगे आज इंशाल्लाह सवाल में। अच्छा, उसके बाद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिन ये कल बात समझा दी थी ना आपको ये। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों आपने आप खुद से नहीं करने। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन भी इसके अंदर 2-3 हैं, जो मुझे 1-2 पसंद है वो मैं रिवीजन प्लान में डालूंगा। अब फिर बारी आ गई रिवीजन प्लान की। तो अच्छा, वैसे कल ना मेरा जूम सेशन हुआ ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ, और उसमें 2-3 बच्चे कह रहे थे हमें एनपीओ मुश्किल लगा, बाकी कह रहे थे नहीं मुश्किल लगा।
तो मैंने उन्हें कहा कि देखो हर टॉपिक ही मुश्किल होता है, लेकिन आप जब वो टॉपिक कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़े टाइम के बाद आसान हो जाता है। अब एनपीओ का बेचारे का कसूर ये है कि उसके बाद ना रेशो आ गया था, तो आपने एनपीओ खत्म किया, वो मुश्किल ही लग रहा था, रेशो फिर बहुत आसान लगा, तो आपने कहा वही मुश्किल था। शायद ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अगर कोई कमी है भी तो वो प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि आखिरी दिनों के अंदर क्लासेस ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, चीज़ें ज़्यादा आ रही होती हैं, तो शायद ये थोड़ा सा मसला हुआ हो। बाकी आप लोगों ने चूंकि देखें जो पढ़ाने वाला होता है ना उसको भी शक्लें देख के वाला लग रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, मसला सिर्फ ये बच्चों को महसूस हो रहा था कि हर टॉपिक में एक सवाल की तरह से सारे हो जाते थे। एनपी में थोड़ा सा ये डिफरेंस था, तो भाई उसके अंदर भी कोई इतना डिफरेंस नहीं था। 3 तरह के सवाल थे टोटल 3 तरह के। मैं 3 भी जबरदस्ती बना रहा हूं, वैसे 2 तरह के हैं। एक वो जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होते थे, लेजर बना के कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट से भी ओपनिंग क्लोजिंग निकाला तो लेजर बन जाता था। दूसरी किस्म का वो था सी व्यू की तरह से, जिसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता था, हम एडजस्टमेंट से खुद निकालते थे, ठीक है ना। और तीसरी किस्म मैंने जबरदस्ती अलग की है, वो है फ्रॉड वाला, ट्रायल वाला। हाँ ठीक है, ट्रायल वाला उसी तरफ चला जाता है। फ्रॉड वाला सवाल, फ्रॉड वाले सवाल की डायरेक्शन में 3 सवाल मैंने कहे थे इकट्ठे कर देना। एग्जेक्टिव क्लब को जबरदस्ती वैसा ही बना लिया था, फिर उसके बाद लेयर क्लब था गालिबन, और फिर वो सीरियस क्लब था। ये 3, अब ये ना ग्रुपिंग कर लिया करो। ट्रायल वाले दोनों सवाल मैंने इकट्ठे करने, लो जी ट्रायल में बस यही होना है। फिर फ्रॉड डिटेक्शन वाले 3 सवाल मैंने इकट्ठे करने हैं। एग्जेक्टिव क्लब उसको भी वैसे ही बना लिया था, मैंने कहा था ऐसे ही बना लो, हालांकि ऑप्शन दिया था आपको कि आप जा सकते थे कि कैश पड़ा है कुछ भी नहीं है जी मिस अप्रोप्रिएशन, लेकिन मैंने कहा चलो 3 एक जैसे सवाल हो जाए, ठीक है। तो आपने वो 3 सवाल इकट्ठे करके कर लिए। उसके बाद 2 ट्रायल वाले हो गए, 3 फ्रॉड वाले हो गए, तो बाकी तो सारे एक जैसे ही है। किसी में ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो सवाल कर रहे हैं, नहीं है तब भी निकाल रहे हैं एडजस्टमेंट से। तो इतना मसला नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत किसकी है, जब रिवीजन करने बैठोगे। तो रिवीजन करने बैठोगे तो इन्हीं टॉपिक से मैंने कहा है, तो अब तरतीब क्या रखनी है आपने। रिवीजन प्लान के सामने बात आ गई ना, तो रिवीजन प्लान तंग नहीं करना मुझे, क्लासेस खत्म होने के 3-4 दिन बाद मिलता है, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं है, नहीं है उसकी जरूरत आपको, कम अज कम इन टॉपिक्स में जिसमें मैं कह रहा हूं कि आप शुरू कीजिएगा। मेरा मशवरा यही है जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि आप इन टॉपिक्स को शुरू करें जो अभी ताज़ा पड़े हुए हैं इसी पिछले महीने के अंदर, क्योंकि उनको करने से क्विकली आप टॉपिक करते जाएंगे और मार्क्स तैयार होते जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने IS 16 अभी पकड़ लिया तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, वो चीज़ें भूली होती हैं। जैसे IS 23 मुझे भूला सा महसूस हो रहा है। भाई बच्चे ने कल एक सवाल पूछा IS 23, मैंने कहा यार ये मुझे भूल गया। अच्छा क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये नेचुरल है, 3 महीने पहले एक चीज़ पढ़ी हुई है और 15 दिन पहले पढ़ी है, तो दोनों के अंदर लेवल तो फर्क होगा ना। तो आप प्रेप लीव के अंदर रिवर्स ऑर्डर में चलो, रेशोज किया भी रेशोज ही पहले तैयार कर लो, बल्कि ये तो तैयार ही है आपका, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप करते हुए 3-4-5 दिन लगाओगे ना, जब स्कोर खत्म होगा 3-4-5 दिन में आपका रिवीजन प्लान आ जाएगा। अब रिवीजन प्लान का क्या करना है, मेरे ख्याल में सिर्फ IS 16 ही है जिसके अंदर आपको सही तरह से उसको यूज करना है, बाकी में तो शायद ना भी हो तो आपका काम चलेगा। क्या मतलब, 95% से ज्यादा क्वेश्चन मैंने रिवीजन प्लान में वही लिखे होते हैं जो हमने या क्लास वर्क में किए या होमवर्क में किए, डिस्कस्ड है क्लास में। नया सवाल कोई हर टॉपिक में कोई 1 या 2 हो तो हो, ज्यादा नहीं होते। वही काम जो किया हुआ वही करते हैं। अब आपने तरतीब क्या रखनी है, कोई भी टॉपिक शुरू करना है, मैं लेक्चर नोट्स कंपाइल करके मतलब अपलोड भी कर दूंगा अलग अलग से ही, ऑनलाइन वालों के पास तो होते हैं, मैं फोटोकॉपियर के पास भी रखवा दूंगा। बेहतर तो ये फोटोकॉपियर से लेकर जाएं लेक्चर नोट्स सारे बुकलेट की फॉर्म में, क्योंकि आपने अगर मोबाइल ओपन करके लेक्चर कोई ओपन करके देखा ना वेबसाइट से, तो 2 घंटे बाद फिर वापस आएंगे सवाल पे, क्योंकि वो फिर साथ कुछ और भी आप ओपन करके देख लेंगे थोड़ी देर, चलो यार इधर यार ये न्यूज़ ना सुनो जरा, ये करते करते ना लेट हो जाता है। तो जो भी टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक में वही तरतीब रखनी है जैसे क्लास में हमने पढ़ा था। EPS टॉपिक स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वो सवाल जो EPS मैंने करवाया था आप घर पे वही कर रहे हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फर्क ये है कि आपने वो सारे बैठ के एक ही दिन में कर लेने जो आपने 7 दिन में किए थे, ठीक है ना। लेकिन तरतीब नहीं छोड़नी, लॉजिकल सीक्वेंस होता है लेक्चर्स का, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं तोड़ना, किसी तरतीब से उस्ताद लेकर चला होता है, वही तरतीब आपने अप्लाई करनी है। बस जरा क्विकली कर रहे होंगे आप काम, वो जो हफ्ते में किया था वहां पे बैठ के आपने रिवीजन करनी है, तो वो सारे सवाल आपने कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपने उसका रिलेटेड टेस्ट भी दे लेना है, वो भी अवेलेबल कर दूंगा विद सोल्यूशन उसी वेबसाइट पे, वो देख लेना चाहे जाके, क्योंकि टॉपिक तैयार होकर टेस्ट हो जाए ना फिर चलो जाने का खतरा कम होता है जरा, ठीक है। आपने वो टॉपिक तैयार कर लिया, उसके बाद रिवीजन प्लान पे आके देखें इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लिखे हैं सारे हो गए, वो टिक करते जाएं। शायद कोई एक का दुका सवाल उस टॉपिक का एडिशनल पढ़ा हो, फिर वो एंड पे तब करना। अव्वल तो मेरी कोशिश होती है ऐसा कोई सवाल हो ही ना जो आपने पहले ना किया हो, जरूरत ही नहीं है, नया सवाल करने की कोई जरूरत अब नहीं है। जो सवाल किए हुए हैं इंशाल्लाह उन्हीं के अंदर जहां जरूरत है वहां पे मैं एक का दुक्का सवाल एडिशनल डाल दूंगा। तो ये तरतीब रखनी है, जो टॉपिक शुरू करना है उसको आपने लेक्चर्स की प्लानिंग के हिसाब से लेकर लेक्चर नोट्स के हिसाब से चलना है। जब वो पूरा होना है तो उसका रिलेटेड टेस्ट बेशक टेस्ट वाला सवाल फिर कर लें बैठ के, उसके बाद फिर आप रिवीजन प्लान को टिक कर लें, सवाल कोई एडिशनल हो तो वो करके फिर अगले टॉपिक पे मूव कर जाएं। तो ये जब आप ये वाले वॉल्यूम 2 को शुरू करेंगे ना, तो इसके अंदर कोई ऐसी गुंजाइश मैं नहीं दे सकता कि जो सवाल आपने किए हुए हैं उनमें से भी कोई छोड़ना है, जो किए हैं वो सारे कर लो, तब तक इंशाल्लाह रिवीजन प्लान आ जाएगा। IS 16 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट कहता हूं कि अगर वो ना बताएं तो आप छोटे छोटे सवाल भी शुरू वाले करने बैठ जाते हो, बड़ा टाइम ज़ाया करते हो, जबकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थे जो बिल्ड हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन 1-2 रख लेंगे जिनमें वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और बाकी बड़े सवाल ही करेंगे हम IS 16 के अंदर, ठीक है। तो इसकी कोशिश करोगे ना इंशाल्लाह।
बहुत टाइम जाया हो गया इस बात पे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से बात शुरू हुई थी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में से जो सवाल करना होगा वो मैं रिवीजन प्लान में खुद डाल दूंगा। आपने इसमें से 1-2 सवाल मैं डाला करता हूं, लेकिन आपने खुद से नहीं करने। फिलहाल आपने जो है वो जब रिवीजन शुरू करनी तो जो सवाल करवाए मैं सिर्फ वही करने हैं। ओके, चल तो फिर पास पेपर्स पे आ गए। इसीलिए क्लास बोर हो गई थी, इसलिए मैंने फिर कैपिटल मेंटेनेंस सेंटर करवा दिया। हालांकि आज फ्रेमवर्क नहीं करना था, वो कल का प्लान था। चल जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में किया था, 10 मिनट में करना था। सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंटरीज गिवन है। ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एसडीएल एंड एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स सिग्निफिकेंस। और पॉइंट 2 तो लिमिटेशंस थी 2, सिर्फ डिस्क्राइब करनी थी 2 नंबर के लिए। अब जी अच्छा, अब हमने एसडीएल का कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना था, तो उसमें डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज, ये तीनों रेशोज निकालनी थी और उनका नेट करना है, वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाना है। लेकिन उसने कहा था इसकी सिग्निफिकेंस भी बता दो। तो सिग्निफिकेंस के अंदर तो मैंने पहले दिन ही आपको एक लाइन लिखवा दी थी कि ये 78 डेज बच्चों ने बताया, मैंने नहीं निकाला। 78 डेज बच्चों ने बताया था कि इतना आंसर आया था। तो मैंने कहा 78 डेज की सिग्निफिकेंस क्या है, इतने वक्त के लिए हमें पैसे चाहिए जो वर्किंग कैपिटल में हमने इन्वेस्ट करने हैं, इसकी ये सिग्निफिकेंस है। बाकी ये होता क्या है, हमारी जेब से पैसे निकलकर वापस हमारी जेब में आने तक का वक्त, यही बताया था ना। कैश साइकिल क्या है कि द डे व्हेन वी हैव पेड फॉर द गुड्स एंड द डे व्हेन वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, द टाइम लैप्स्ड बिटवीन दीज टू इवेंट्स इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। द डे व्हेन वी हैव पेड फॉर गुड्स, हमने पैसे दिए थे, इसको ये है। ठीक है, द डे व्हेन वी हैव रिसीव्ड कैश फ्रॉम आवर कस्टमर। ठीक है, द टाइम लैप्स्ड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन वर्किंग कैपिटल। सो वी हैव टू अरेंज दीज फंड्स फॉर 78 डेज। ठीक है, तो ये आप ज्यादा बोल गए हो, मैं थोड़ा लिखना चाहिए था आपको, तो बस ये 1-2 बातें आपने लिख देनी होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या बताना था कि जिस दिन से पैसे जेब से निकल के जिस दिन तक जेब में आए, ये दरमियाना अरसा कैश ऑपरेटिंग साइकिल है, बस ये काफी है। और उसके बाद लिखना था कि ये वो अरसा है जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल करने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे ही किया था। चल क्वेश्चन 2 अभी होमवर्क में नहीं दिया, आसान है। 3 भी अभी नहीं दिया, 4 भी आज नहीं दिया। 5 को मैंने आज होमवर्क में दिया क्योंकि मैंने 6 डिस्कस कर लिया। 6 के अंदर इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपैरिजन करके हमने रीजंस ऑफ हाई या रो रेशो बताई थी। 5 के अंदर खूबसूरती ये है कि उसने अपना भी प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। ये बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लें। ठीक है, अच्छा 15 मिनट ऐसे मैंने लिए हैं इसके लिए, हालांकि ज्यादा बनते हैं, लेकिन ना ये कभी कभी ऐसा सवाल आ जाना, आसान सवाल, ये वो ब्लेसिंग होती है कि जो कहीं पे मुश्किल सवाल में जब आप कहते हैं नहीं सर क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा था, 2-3 मिनट ऊपर लग गए, ऐसे 2-3 सवालों में 2-2, 3-3 मिनट ऊपर लगे होते हैं अगर, तो फिर इसमें आके 2-4-5 मिनट बच जाते हैं। तो ये बैलेंस करते हैं ऐसी चीजें आके, इसलिए थोड़ा आसान चीज हो। तो ये नहीं कि अब मार्क्स इंटू 1.8 किया तो 20 मिनट में लाने ही लाने ने। अगर 15 में हो रहा है सवाल तो कर लो, मसला क्या है, 5 मिनट बचाओ, आगे चलो। आगे जाके ये कहीं नहीं बचने वाले, ये 5 मिनट उड़ जाएंगे सवालों के अंदर, आगे मुश्किल सवाल भी पड़े होते हैं। ठीक है, ओके। प्रेशर को मेंटेन कर लिया जिसने, तो वो प्रैक्टिस करते रहे हैं। मैं तो कहूंगा जब आप अब रिवीजन करें ना, तो आप हर सवाल में खुद को प्रेशर में रखें। और उसका तरीका क्या है, सवाल पास पेपर का होता है, मार्क्स लिखे होते हैं, इंटू 1.8 करो और फौरी तौर पे, जैसे कल का आता जी 10:12 हो गए, 20 मिनट का सवाल है, ये 10:32, बस ये लिखने में 5 सेकंड लगते हैं। ये लिखकर घड़ी आपके सामने हो, मोबाइल पे नहीं टाइम देखना, वो मोबाइल पे टाइम नहीं देखोगे, फिर बहुत कुछ देखोगे। मोबाइल को साइड पर बंद करके कहीं ऐसी जगह रखना है कि उठ के उठाना पड़े। इंशाल्लाह नहीं उठाओगे, मुझे पता है आप लोगों का, इतने को चुस्त हो आप कि अगर उठ के मोबाइल उठाना पड़े तो नहीं उठाओगे, इतना को दूर पड़ा हो मोबाइल उठा लोगे। अच्छा, तो सुनो, आपने मार्क्स इंटू 1.8 किया, एक घड़ी आपके पास हो, स्टॉप वॉच हो या घड़ी हो, ठीक है, और आपने उस घड़ी के सामने, स्टॉप वॉच ना ही हो, घड़ी हो तो बेहतर है, क्योंकि ये घड़ी लेके आपने पर्चे में भी जाना है। ठीक है ना, तो घड़ी देखने की आदत हो, तो 10:32 तक अब आपने सवाल करना है। अब जब आप रिवीजन में हर सवाल इस तरह से कर रहे हो, तो आप बार बार खुद को प्रेशर से गुजार रहे हो। ये वो तरीका है जो पर्चे में भी आपको हेल्प करेगा, वरना पर्चे में कोई प्रेशर को एब्जॉर्ब करना और परफॉर्म करना, ये कोई एकदम से वहां पे कोई गिद्दड़ सिंह ही नहीं दी होती उस्ताद ने कि पर्चे में वो एकदम से चल जाएगी। ये प्रैक्टिस ही होती है जो टेस्ट के अंदर आप करते रहे थे, और अब आपने इसको अप्लाई करना है। तो मॉक को भी ऐसे ही देना है, लेकिन ये तो बहुत कम प्रैक्टिस है, हफ्ते बाद एक टेस्ट देते थे। मैं तो कहता हूं हर सवाल ऐसे करो, मॉक के अंदर एक दफा करोगे फिर नहीं, हर सवाल, तो रिवीजन में हर सवाल इस तरह से करना है आपने। ये कर लिया तो इंशाल्लाह आधे से ज्यादा तो काम हो गया, तैयारी वैसे हुई पड़ी है आपकी, वो रिवीजन आप कर रहे हो, आप पासिंग की तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन ये नहीं करोगे तो ये आदत लेथार्जिक अप्रोच पर्चे में भी जाएगी, साथ पर्चा पूरा सॉल्व नहीं होगा। करोगे इसी तरह से, करोगे इसी तरह से, ओके। वैदा, अच्छा, चैलेंज। बूम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स,
फॉलोइंग, चुप कर जाएं, फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17 हैव बीन सबमिटेड टू सीईओ। ये बड़ी मुबारक बात है कि 2017 की इनकम स्टेटमेंट तो होती चलो 1 साल की थी नॉर्मली, बैलेंस शीट भी 1 साल की दे दी, 2 साल की नहीं दी, वरना हमें कुछ जगहों पे एवरेज करना पड़ता है। वैसे ये आपको बताया था कि एवरेज क्यों करते हैं? चलो सुन लो, मुझे लगता है किसी एक क्लास में बताया था, पिछली में बताया था, उन्होंने कहा हमें बताया हुआ था, फिर शायद आपको नहीं बताया होगा शायद। सुन लो, मैंने कहा था कि आप लोग जहां मुमकिन हो बैलेंस शीट आइटम्स को एवरेज आउट करना। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है, मिसाल के तौर पे यहां कहीं लिखा होना चाहिए था मुझे, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। इसमें तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों आइटम्स लिए, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है तो कोई मसला ना आया, लेकिन मिसाल के तौर पे यहां पे आपने ये ले लिया, ये सामने लिखी हुई है ये रेशो, इसमें प्रॉफिट लिया वो फॉर द ईयर था, लेकिन नीचे जो एवरेज टोटल एसेट्स या सवाल ने कह दिया नॉन करंट एसेट्स वो ले लिया, तो वो एज ऑन होता है, तो मुनासिब नहीं रहता ये कंपैरिजन। जैसे मिसाल के तौर पे आपने डेटर्स डेज की रेशो निकाली, डेटर डेज में डेटर्स को डिवाइड करते हैं आप सेल्स से, अब बोलो अच्छा, अब सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है फॉर द ईयर, डेटर्स बैलेंस शीट का आइटम है और बैलेंस शीट में एज ऑन बैलेंस पड़े होते हैं, तो शायद ये हम फॉर द ईयर फिगर को क्लोजिंग से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम इसको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं ना, तो ये एक तरह से हमारा बैलेंस शीट का आइटम भी फॉर द ईयर टाइप बन जाता है, एग्जैक्ट ना सही बार एवरेज तो हो जाता है, तो फिर हम जरा कंपेरिजन बेहतर कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने कहा था कि ये करना तब है जब मुमकिन हो, जहां मुमकिन हो वहां पे ये एवरेज करेंगे। अब इस सवाल में मुमकिन नहीं था तो ये तो अच्छी बात है, टाइम बच गया, क्लोजिंग ही उठा लो। अच्छा वही है जो कहा एवरेज करना है, लेकिन जहां मुमकिन ही ना हो, पिछले साल की बैलेंस शीट ना हो, तो फिर कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा अगली बात एक अहम याद आई थी लेकिन निकल गई दिमाग से, चलें। लेकिन हाँ, अगली बात ये ध्यान में आई थी कि कुछ रेशोज ऐसी होती है जिनमें एवरेज नहीं भी करना होता। वो कौन सी थी? वो हमने देखा था, करंट रेशो जैसे है, क्विक रेशो है, जैसे डेट इक्विटी रेशो है। अब क्रेडिटर जो नया लोन देने लगा है, चीजें उधार पे देने लगा है, ठीक है, वो उसकी बला से सारा साल क्या एवरेज लायबिलिटीज रही, क्या एवरेज एसेट्स रहे, वो तो इस वक्त इंटरेस्टेड है एज ऑन कितनी लायबिलिटीज पड़ी हैं और इस दिन इनके पास कितने एसेट्स पड़े हैं जिससे वो पे करने जा रहे हैं। तो इसलिए कुछ रेशोज में आपने एवरेज नहीं करना होता, तो वो आपको पता ही है कौन सी। ओके, कौन कौन सी है? करंट रेशो है, क्विक रेशो है, डेट इक्विटी रेशो है। वो क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर बताते हैं कि इतना डेट है, इतनी इक्विटी है, इतने करंट एसेट, इतनी लायबिलिटी है, ताकि पता लगे क्या सूरत हाल है उनकी लिक्विडिटी की या गियरिंग। ओके, अच्छा, तो कह रहे थे जी ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। ऑल्दो परफॉर्मेंस ऑफ बीएल हैज इंप्रूव फ्रॉम लास्ट ईयर, अपने पिछले साल से कंपेयर करके कह रहे हैं कि हम इंप्रूव तो किए हैं, ठीक है, लेकिन सीईओ साहब कह रहे हैं जरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात बताओ, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, उनके साथ क्या हालात हैं हमारे, मतलब उनसे कंपैरिजन में क्या हालात हैं। तो फिर ये बात जब कर दिया उसने, तो इंडस्ट्री एवरेज आप कभी नहीं निकाल सकते, वो आपको सवाल में हमेशा गिवन ही होंगी, इंडस्ट्री एवरेज आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इंडस्ट्री एवरेज क्या, सारी इंडस्ट्री की इनकम स्टेटमेंट्स इकट्ठी करेंगे बैंक बुक, बस आपको मिल जाती हैं, वो कोई इदारा करके दे देता है आपको, आपने नहीं कैलकुलेट करना होता, ठीक है ना। तो आपको बच्चे में ये इंडस्ट्री एवरेज अगर होगी तो मिलेगी। अब इंडस्ट्री एवरेज में उसने कुछ रेशोज बता दी, जीपी रेशो है, नेट प्रॉफिट, करंट रेशो, गियरिंग, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। मैंने कहा था वैसे तो रिटर्न ऑन एसेट्स ही है, लेकिन अगर सवाल स्पेसिफिकली कह दे टोटल एसेट्स की बजाय कोई और, तो वो आप कर लेना उसमें है, तो ये भी एसेट्स ही, वैसे बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ही होता है, ठीक है। बोरनो प्लीज थोड़ी सी देर और हिम्मत करें, ठीक है, थोड़े से पासवर्ड डिस्कस करने हैं मैंने, प्लीज। अच्छा, अब ये उसने कुछ रेशोज बता दी कि ये जी इंडस्ट्री की है। अब अगर इंडस्ट्री से कंपैरिजन करना है तो रिक्वायरमेंट पड़े बगैर भी, मतलब वो ये भी कहता है ना कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री, तो कैसे कंपेयर करते? हम पहले ये इसके इक्विवेलेंट अपनी रेशियोज निकालते, फिर हम कंपेयर करते। लेकिन उन्होंने सहूलत के तौर पे आपको पहले ये 2 पार्ट्स की बात कर ली, पहले ये बता दिया, कहा जी कंप्यूट बीएस रेशियो फॉर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री और फॉर ईच रेशियो गिव 1 पॉसिबल रीजन ऑफ वेरिएशन। तो अगर ये पहली बात अलग ना भी करता तब भी ये हमें पता था कि जाहिर है अगर कंपैरिजन करना है तो रेशो निकालनी ही पड़ेगी इक्विवेलेंट इंडस्ट्री जैसी। अगर वहां रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है तो हम अपनी निकालेंगे और फिर बताएंगे हम उससे बेहतर है या कम है, और अगर बेहतर है तो रीजन ऑफ वेरिएशन पता है, कम है तो रीजन ऑफ वेरिएशन हमें पता है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर चेक करो कितनी रेशोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रेशोज हैं, 7 है ना, और नीचे नंबर है 4 यानी 11 मिनट। तो 11 के बजाय 10 मिनट ज़हन में रखते हुए मुझे खुद बताओ क्या इतना टाइम होगा कि अंग्रेजियां भी लिखते रहें? तो अगर आपने जीपी रेशियो निकालनी होगी तो आप यूं लिखोगे बस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ये मैंने सवाल से उठाया, ठीक है, इसमें ये जीपी है और ये सेल है, इनटू 100 इज इक्वल टू आंसर। तो ये जो बच्चों आपने लिखा है ना, ये फॉर्मूला ही तो लिखा है।
अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है। बस जी हमें तो रेशो का टॉपिक ही आता था, हमने कहा जी चलो रेशो आई है, पहले इसकी बना के अंग्रेजी लिखेंगे प्यारी प्यारी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। फिर अगले स्टेप में जाके ये फिगर्स लिखेंगे, फिर उसके अगले स्टेप में जाके नहीं भाई ऐसे नहीं करना, इतना टाइम नहीं होता। ये जो आपने लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही है, अंग्रेजी नहीं लिखनी, ये फॉर्मूला आप लिख के बता दिया है, ये जीपी ओवर सेल है जी इनटू 100 है, बस ये करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने वैसे पिछली क्लास में कहा कि जी आप इस सफ़े के ऊपर ए और बी भी कर दें, तो बच्चों ने कहा जी वो तो रिक्वायरमेंट अलग अलग है, आईकेप कहता है अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग पार्ट अलग पेज पे करो, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप पहले सफ़े पे कैलकुलेट कर लो। जो सोल्यूशन यहाँ बना हुआ है ना, आईकेप ने दिया है, लेकिन वो टेबलर फॉर्म में सिर्फ आपके आसानी के लिए होता है कि ये देखो ये आपकी रेशो, ये इंडस्ट्री और ये रीजंस। टेबल बनाना तो आपके लिए परिचय वैसे ही मुमकिन नहीं होता, सफ़े के दो साइड पे तो मार्जिन होते हैं, इतना सा बीच में पेज रह जाता है, तो क्या कुछ कॉलम में डालोगे। तो आसानी के लिए क्या करो, बेहतर तो यही है कि आपके आमने सामने वाले सफ़े खुल जाएं। नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, आप पहले सफ़े पे आपने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आपने कैलकुलेट किया, अगले सफ़े पे बी लिखा, रीजंस ऑफ वेरिएशन की हेडिंग डाली, और इस तरह से आपने लिखना शुरू कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो ना, लिखने के लिए टाइम कम होता है, तो रेशियो निकाल लिए 10 मिनट में। आगे कितने नंबर हैं? सिर्फ 7 नंबर। अब लिख सकते हो, गुंजाइश है, ठीक है। अब यहां पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा। अब मुझे ये बताओ जरा, इंडस्ट्री से देखकर इंडस्ट्री के हालात क्या थे? ओए होए, इंडस्ट्री तो ज्यादा है, हम कम हैं, ठीक है। अब एक तो ये कि सीधी सीधी बातें करें, और दूसरा ये बाकी रेशियोज को देखकर भी हम उनको क्रॉस इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसने रीजन एक मांगी थी, हमें तो कई कई रीजन आती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो है वो आपकी कम है इंडस्ट्री से, तो क्या कहोगे आप? जी लगता है हमें इकोनॉमी, लेकिन मे के साथ, ठीक है ना, अभी कंफर्म थोड़ा ही है, लगता है हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी नहीं मिली, लगता है हमें रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, लगता है हमारी प्रोडक्शन इनएफिशिएंट है। यही बातें थी ना आपका सफा। ये देखो, यही बातें हमने यहां पे लिखी हुई थी। किधर गया जी? इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अब हम हाई रेशो नहीं पढ़ रहे, हम लो रेशो, हमारी इंडस्ट्री से रेशो लो आई है, तो हमने यही बात पढ़ी तो एक ही हुई थी, लेकिन उसी को ऑपोजिट कर दिया। हमने क्या कहना है जी, हमारी अच्छा ये भी है, डेलिबरेट डिक्रीज भी आप रख लेते हैं कभी कभी सेलिंग प्राइस के अंदर, ताकि आपकी सेलिंग प्राइस कम हो इंडस्ट्री से और लोग आपकी तरफ कस्टमर ज्यादा आ जाए। तो कस्टमर बढ़ाने के लिए कभी कभी डेलिबरेटली भी थोड़ी सी प्राइस आप लोअर रख लेते हैं, सेलिंग प्राइस थोड़ी कम करते हैं, नीचे सेल की क्वांटिटी बढ़ा के आप वहीं पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादा कस्टमर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं असल में, ठीक है। बहरहाल इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से भी जीपी कम हो गया होगा जी हमारा शायद। फिर हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसीज, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ओवर वैल्यूएशन वाली बात भी लिख सकते हैं। कि सारी बातें किससे करनी होती हैं? मे के साथ। हमें नहीं कंफर्म कि इनमें से क्या बात हुई है, हमें तो सिर्फ जीपी रेशो नजर आ रही है इंडस्ट्री की, और हमने अपनी जो जीपी रेशो निकाली उसमें बस जीपी पढ़ा है और सेल्स पढ़ी है। हमें क्या पता दरअसल इनमें से कौन सा काम हुआ होगा, तो हम मे के साथ एक या दो रीजन इसमें से लिख सकते थे। उसने एक कही थी, आप एक ही लिखें, एक ही कही है ना उसने। नेक्स्ट, बल्कि आप सोल्यूशन की तरफ ही चलते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रेशो देखने तो आना ही पड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखें। नेक्स्ट, नेट ये तो ये सफा है ना, सवाल की तरफ। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.7 इंडस्ट्री का है और हमारा ये निकला है 3.8। ओए होए, बहुत ही कम है। अब सबसे पहली रीजन तो इसके कम होने की क्या है, हमारा जीपी भी तो कम है इंडस्ट्री से। तो नेट प्रॉफिट के मैंने कहा था कमी या बेशी की रीजन में सबसे पहली रीजन ग्रॉस प्रॉफिट भी हुआ करता है, सबसे पहली बात है, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोई एक्सपेंस रेशो थी जी, एक्सपेंस रेशो कोई नहीं थी, चलो ठीक है, फिर डायरेक्ट भी कह सकते हो आप जी। एक तो पहली रीजन तो क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होने की, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही कम है, ठीक है। और हो सकता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम अच्छे से मैनेज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, शायद इस वजह से भी ये फर्क हो। अच्छा, साथ के साथ ना नजर डाल लो, क्योंकि मुझे नजर आया नीचे जा रहा था, अभी गियरिंग रेशो नजर आई थी। ये गियरिंग जैसे लिखी है, इसका मतलब क्या होता है? ये पिछली लाल बच्चों को परेशान कर रही थी, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ था सोल्यूशन में। मिस्टेक को मैं बाद में देखता हूँ। 50-50 का मतलब क्या होता है? 50%। 50-50 मतलब क्या होता है जी? 50% डेट, 50% इक्विटी। डेट ओवर इक्विटी रेशो है। गियरिंग रेशो क्या होती है? डेट ओवर इक्विटी। और यहाँ पे 37 और 62 का मतलब क्या है? 37%। तो लोगों के डेट 50% है इंडस्ट्री में, हमारा डेट सिर्फ 37.5 है। अब इसकी वजह, मैं इधर आगे वापस हो जाता हूँ। अच्छा, लेकिन एक मिनट के लिए, अगर ये डेट ज्यादा होता तो हम ये रीजन इधर भी लिख सकते थे कि डेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा है इंडस्ट्री से, इंटरेस्ट ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट कम है। लेकिन अंधाधुंध नहीं लिख लेना, नजर आ रहा है कि हमारा इंडस्ट्री से डेट कम है, तो ये रीजन नहीं लिख लेनी। डेट कम तो इंटरेस्ट तो कम ही होना था ना, ये रीजन नहीं लिखनी। लेकिन चलो, ये तो होगी ना दो बातें। मैंने कहा जीपी रेशो का कम होना एक वजह है, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सही मैनेज ना करना, ये एक वजह हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा?
लोअर देन इंडस्ट्री, देखो बिल्कुल वैसे ही काम किया हुआ है, 6.8% लोअर देन इंडस्ट्री है। ये कैसे निकला वाला देखो, 7.7 और 3.8 दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 3.83 माइनस 7.7 करो, कितना डिफरेंस आता है? 3.87 को डिवाइड करो 7.7 से, ये ग्रॉस प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट को देखो, ग्रॉस प्रॉफिट को देखो, दोनों में डिफरेंस कितना है? 6.83 को 23.5 से डिवाइड करो, परसेंटेज निकालो। 0.29। वो कहता है बीएल्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 6.8, ये तो सही नहीं लग रहा, ठीक है। बीएल्स ग्रॉस मार्जिन इज 6.8% लोअर देन इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट ही बात कर रहा है, ऐसे ही है, 6.8 यही बनता है ना। मैं तो कह रहा हूं कि आप ऐसे ना बोलिएगा पर्चे में, आप क्या करेंगे, आप 6.8 को 23 या 5 से डिवाइड, नहीं, दोनों का फर्क है, ठीक है, जाने दें, अच्छा सही है। बीएल्स ग्रॉस मार्जिन इज 6.8 लोअर देन इंडस्ट्री, वेयर एज नेट प्रॉफिट मार्जिन ओनली 3.9, which indicates that BL's operating expenses as a percentage of sale are approximately 2.9 lower than the industry। देखो ना कि वो कह रहा है कि हमारा डिफरेंस उधर 6.8% है, जबकि यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ कितना है। ये थोड़ी सी बात ये कर रहा था कि शायद इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छा मैनेज किया है, ठीक है। बहरहाल ये रीजन तो बतानी है ना कि नेट प्रॉफिट क्यों कम है इंडस्ट्री से, तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कम होना एक वजह है, लेकिन अगर डिफरेंशियल में देखें ना जी, तो डिफरेंशियल के अंदर हमने इंप्रूव किया है। इंडस्ट्री में लोग खुले एक्सपेंसेस करते हैं, हमने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, वरना अगर उसी हिसाब से चलते तो शायद हमारी तो कोई 1 पॉइंट समथिंग की रेशो आ रही होती नेट प्रॉफिट की, लेकिन हमने इसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो ये एक रीजन उन्होंने ऐसे अलग से दे दी, वैसे उनको दिखाना तो ये चाहिए था कि ये कमी की क्या रीजन है। तो कमी की रीजन मैंने आपको क्या बताई, जीपी रेशो का कम होना, लेकिन साथ ही ये कंपैरिजन भी हमने करके देखा कि जी जीपी रेशो जितने से कम हुई है, नेट प्रॉफिट रेशो उतने से कम नहीं हो रही है, तो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इंप्रूव थे, ठीक है। अच्छा डेट रेशो पे आते हैं। डेट रेशो की बात हो रही थी कि लोगों को तो आधे आधे लोन मिले हुए हैं बिजनेस के अंदर, हमें आधे से कम मिला हुआ है, तो इस कमी की वजह क्या हो सकती है? देखें एक ना यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को मैंने बच्चों को ये कहा है कि ये अब एक्स्ट्रा क्लास जो आज शाम को हो या कल से डबल क्लास शुरू हो, ये तो अब डिसाइड करना है हमने, उसमें मैंने एक लाइन आपको लिखवानी है, लेकिन वो पहले प्रूफ करनी है फिर लिखवानी है, और वो मैंने वैसे तो 3 रेशियोज में लिखवानी है, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, एक रिटर्न ऑन एसेट्स में, और एक एसेट टर्नओवर में, जिसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट्स डिनोमिनेटर में आते हैं। और उसमें लाइन ये लिखवाऊंगा कि एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल रेशियो की कैलकुलेशन में। वो जो 3 रेशियो में लिखवाऊंगा उसको पहले प्रूफ करूंगा, क्योंकि बेटा देखो जो न्यूअर एसेट्स होते हैं वो अभी डेप्सिट कम हुए होते हैं, उनकी बुक वैल्यू ज्यादा होती हैं। सेम कंपनीज हैं, ठीक है, एक कंपनी के एसेट ज्यादा हैं, नए एसेट ज्यादा नए हैं तो उनकी बुक वैल्यू ज्यादा है, तो फिर उनकी नेट प्रॉफिट रेशियो, उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट वगैरह कम भी आ सकती हैं। तो ये एक लाइन लिखवानी है, फिर मैं इंशाल्लाह इसकी तरफ भी आ जाऊंगा, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ समझ आ जाएगा। इसके अलावा की बात करनी है, ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये बात कर रहे थे पहले गियरिंग की। जी गियरिंग की रेशो हमारी कम है, तो गियरिंग रेशो का मतलब क्या है, हमारा डेट कम है, हमारा डेट कम है, इक्विटी ज्यादा है, ठीक है ना। अब डेट कम होने की वजह क्या हो सकती है? अच्छा हमने रीपे कर दिया, कहीं लिखा हुआ है मे के साथ कहीं हमने रीपे कर दिया है, कोई गुंजाइश, कोई अंदाजा तो लगाने दें, कोई 2 साल की बैलेंस शीट तो होती, बड़ी सादा सी बात यहां पर की जा सकती थी। डेट इक्विटी अगर रेशो कम है तो मतलब हमारे लिए कुछ मुश्किल हो रहा है कि हम नया लोन लें, शायद इंडस्ट्री में लोगों को मुश्किल नहीं हो रहा। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि जी दूसरी बात यह है कि हमने रीपे कर दिया है। अच्छा अब रीपे कर दिया है तो उसके लिए कुछ जरा देख लेना कोई और मसला ना हुआ हो, करंट रेशो को भी देखना पड़ेगा। करंट रेशो काफ़ी कम हुई है बच्चों, करंट रेशो काफ़ी कम हुई है। तो करंट रेशो कम होने का मतलब क्या है? करंट रेशो कम होने का मतलब क्या है? करंट एसेट्स का कम होना या करंट लायबिलिटीज का बढ़ जाना। तो ये दोनों सूरतें ही उस तरफ लेकर जा रही हैं कि शायद अगर आप ये बात कहें कि हमने लोन रीपे किया है तो फिर आप इसको इधर से क्रॉस रेफर कर देना कि करंट एसेट्स का कम होना भी ये बता रहा है कि हमने शायद कोई शॉर्ट टर्म लोन लेके ये लोन रीपे कर दिया है या हमने कैश यूज करके ये लोन रीपे कर दिया। तो रीजंस तो थाउजेंड्स ऑफ हो सकती है। मैंने आपको यही कहा कि ये समुद्र की तरह से है, ये बढ़ता जाए तो बढ़ता जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी रीजन लिखवा दी थी आपको कि उनसे गुजारा कर लें, काम इनसे चल जाएगा। एक 2 रीजन तो ऐसी मिल ही गई होंगी आपको जब आपने सोल्यूशंस देखे होंगे, तो ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की ये लाइन मैंने कहा हाईलाइट कर लो। ये मैंने 3 रेशोज के अंदर आपको लिखवानी है, जिनके अंदर से एक ये भी है। सेम बात तीनों के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमारा कम है तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम है, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा कम है तो वही हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम है। ये वही रीजन हमने लिखी भी हुई थी, बड़ी आसान सी बात है। अगर प्रॉफिट कम है तो ये रेशो भी कम है, ठीक है जी। गलती का बता दें बेटा कौन सी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि रीजन बताओ क्यों लोअर है।
रीजन बताओ क्यों लोअर है। वो ये नहीं कह रहे कि, अब उन्होंने ना जरा और तरह से इसको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो बेटा देखें ना, मेरी बात सुने, दो तरह से इस चीज को देखा जा सकता है। आपकी डेट इक्विटी रेशियो कम है, मतलब आपने लोन कम लिया है या आपको लोन मिला ही कम। बैंक ने लोन देते हुए सिर्फ आपकी डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखनी, उसने तो आपकी गियरिंग रेशियो भी देखनी है। अब मुझे पता है इस सवाल के अंदर, सवाल किधर है, सवाल जरा देखें, सवाल जरा देखें। मुझे पता है कि इस सवाल के अंदर फाइनेंस कॉस्ट भी गिवन है। अगर बहुत आप लोगों को मतलब मसला है तो आप इंटरेस्ट कवर रेशियो निकाल के देख लें, इंटरेस्ट कवर निकाल कर देख लें। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बनता है, आप इस 805 में ऐड बैक करें 305, ऐड बैक करें 1150, फिर आप इंटरेस्ट कवर निकालेंगे। असल में ना मसला ये होता है, अब मेरी बात सुने, ये लंबी कहानी है, इसने ये रेशो नहीं कही तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन घर पर तसल्ली के लिए निकाल लेना। फिलहाल मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं अपनी इंडस्ट्री और हम खुद। हमारी इंडस्ट्री के नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, 7.7, जबकि हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना निकला है, 3.8, यानी बहरहाल हमारे प्रॉफिट्स हैं तो कम। इसका मतलब बैंक ये देखकर जरूर कह रहा होगा कि यार इनसे इंटरेस्ट नहीं दिया जाना। इंटरेस्ट कवर रेशो जितना नेट प्रॉफिट कम है उतनी इंटरेस्ट कवर रेशो कम आती है, बेशक निकाल के घर पे देख लेना, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री की इंटरेस्ट कवर रेशो निकाल नहीं सकते, इसलिए कंपैरिजन करना जरा मुश्किल है। तो बैंक इसको भी देख रहा होता है। तो एक बात मैंने कहा यह है कि आपने लोन कम लिया है, और एक ये है कि आपको लोन कम मिला है। अगर यहां पर प्रॉफिट से ज्यादा होते तो फिर शायद आपकी बात से मुत्तफिक होता कि फिर ये तो कोई बात नहीं सर कि जिनको इंडस्ट्री में लोन मिल नहीं रहा, बैंक लोन दे नहीं रहे। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा मुनासिब बात है कि अगर आपकी इंडस्ट्री से प्रॉफिट्स कम है तो बैंक आपको लोन देने में शायद कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए आपके डेट कम है, इक्विटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये रीजन हो सकती है। बाकी ये रीजन भी हो सकती है कि आप कह दें कि शायद हमने ये पे कर दिया हो, लेकिन ये ज्यादा ऑब्वियस बात थी कि प्रॉफिट्स कम है। ये रीजन में भी मैंने लिखा हुआ है, रीजन वाले सफे के ऊपर लिखा हुआ है, देख लें जरा, चेक कर लेते हैं, अल्लाह करे लिखा हो तो लिख लेते हैं, पहले पहुंचने तो दें मुझे। गियरिंग रेशियो, लोअर डेट देन इक्विटी, अगर डेट इक्विटी रेशियो कम है तो इसका एक मसला यह सकता है डिफिकल्टी इन रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक है, ठीक है। ये एक रीजन हो सकती है ना। अब उसकी रीजन मैंने आपको सेकंड कर दी प्रॉफिट्स को दिखाकर कि इंडस्ट्री से हमारे प्रॉफिट, लोगों के इंडस्ट्री में प्रॉफिट 7% है तो उनको शायद लोन ज्यादा मिल जाते हैं, हमारे 3% है तो शायद बैंक थोड़ा रिलक्टेंट है कि पता नहीं इंटरेस्ट दें या ना दें, खज्जली ना करें, ठीक है, ओके। तो दोनों चीजें देखता होता है बैंक। डेट रीपेड भी बिल्कुल आ सकता था, लेकिन इससे ज्यादा ऑब्वियस वो वाली बात थी, डेट रीपेमेंट की कोई निशानी नहीं थी। हाँ, अगर आप करंट रेशो के साथ इसको कर ले मैच तो काम चल जाता। आप कहते हैं करंट रेशो मेरी डिक्रीज हुई है, शायद हमने जो है वो पैसे यूज करके कुछ लोन रीपे भी कर दिया हो। फिर इंक्रीज इन इक्विटी, ये भी एक रीजन हो सकता है। देखिए डेट इक्विटी रेशो के कम होने की वजह क्या होती है, या तो डेट का कम होना या इक्विटी का बढ़ना। अच्छा, डेट का कम होना ये रीपेमेंट से होता है, लेकिन इक्विटी का बढ़ जाना ये इश्यूएंस ऑफ शेयर से होता है। तो ऐसे तो बेतहाशा बातें फिर आप लिखते चले जाएं, कोई एक रीजन दें लेकिन उसको फिर सेकंड कर दें कि जी मेरा ये ख्याल इस वजह से है, तो काम चल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट होने की कोई जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा जी, ये उसने दो 3 बता दी, लेकिन मांगी उसने सवाल के अंदर एक ही रेशो हुई थी, एक ही रीजन हुई थी। अच्छा, अब 6 को थोड़ा डिस्कस करने के बाद अंदाजा हुआ कि बहरहाल मोर और लेस हम बात तकरीबन कर ही लेते हैं। उस तरह की रेशो कैलकुलेट करने के भी नंबर होते हैं और इंटरप्रिटेशन कभी करवाता है, कभी वेरिएशन की रीजन भी मांग लेता है। वेरिएशन के रीजन में भी ये इंटरप्रिटेशन भी यही होती है। वैसे आप वेरिएशन की रीजन लिखते हैं, वही इंटरप्रिटेशन होती है कि ये क्या लग रहा है हमें, किस लिए काम ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब कर लिया सवाल तो मैंने कहा इसके करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना चाहिए। अब ये आपका आज का होमवर्क है। इस सवाल के अंदर ये उन बच्चों के लिए लम्हा फिक्रिया था ये सवाल, जो ये कहते हैं यार रेशोज के फॉर्मूला याद है ना, आधे को नंबर तो आ ही जाएंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट देखें, कहता है फॉर ईच रेशियो और डाटा गिवन गिव पॉसिबल रीजंस फॉर वेरिएशन फ्रॉम कंपैरेटिव एंड इंडस्ट्री डाटा, और रेशियो उसने खुद निकाल के दे दी। मैंने कहा हम करो, फिर आ जाओ, ताड़े दिन करना। बात समझे हो बच्चे, क्या कहते हैं, देखते आ रहे कि यार यहाँ पे एनालाइज करना है तो कुछ प्रॉफिट, ये मैंने भी रिक्वायरमेंट जो सवाल पढ़ाया उसको देखते हैं, ठीक है। ये यार चलो 4 नंबर तो आएंगे ही ना, तो इधर भी 1-2 नंबर ले ही लेंगे, ऐसे ही हर सवाल में ये सोचते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा ऐसी सोच वालों को सलाम। ये ले रेशो, ये इस साल की रेशो, ये पिछले साल की रेशो, ये इंडस्ट्री की रेशो, और मुझे अपने प्रीवियस ईयर से वेरिएशन की वजह भी बताओ, इंडस्ट्री से वेरिएशन की वजह भी बताओ। तो फिर इस सवाल में सिर्फ वेरिएशंस थी, ठीक है। लेकिन इसको आपने ट्राई करना है। 15 मिनट इसके लिए दिए आपको, काफी हैं,
लेकिन कोशिश ये करनी है कि पूरी ईमानदारी से एक बार अपने जहन में जो आए वो लिख दें। बेटा जो कॉन्फिडेंस ऐसे आपको मिलेगा वो किसी और तरीके से नहीं आ सकता। मैं चाहे 1,00,000 इंटरप्रिटेशन लिखवा दूं ना आपको और वो याद भी करके चले जाएं, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जो आपको इस तरह से मिलेगा कि सवाल के अंदर वेरिएशंस आई, आपने लिखी, आपकी जो है वो तकरीबन 70% तक बातें मैच करती नजर आ रही थी, तो फिर आपको पता लगा कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ वही है। बाकी आईक्यू का सोल्यूशन तो फिर जबरदस्त सोल्यूशन है, वो उस जैसा कौन सा बच्चा लिख रहा होता है, सारे बच्चे आप जैसे ही लिख रहे होते हैं और उनको नंबर मिल रहे होते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपका पहला होमवर्क है, ये इस तरह से किया हुआ है इन्होंने, लेकिन आपने इसको ऐसे मैनेज करना है। ये पार्ट एक ही है ना, ठीक है, आपने रेशो का नाम लिख देना, टेबल बना लें, इसमें तो बनाया जा सकता है टेबल, क्योंकि एक ही सवाल का पार्ट है तो एक सफ़े के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हेडिंग दें और यहाँ से चाहती हैं ना हमारे, ठीक है, ये अलग अलग कर दिया उन्होंने, बस ऐसे ही आप भी टेबल बना लेना, नीचे नहीं देखना आप, नीचे तो आपने सवाल करने के बाद देखना है। ओके, ये होमवर्क हो गया। 7 में आए, ये आपका होमवर्क नहीं था ना, ये आज आपका होमवर्क बन गया है, लेकिन मैंने ना 12 डिस्कस करने के बाद ये होमवर्क देना था। अब ये 12 मैंने आज पिछली क्लास में भी डिस्कस किया नहीं है वैसे बाय द वे, लेकिन 12 आपने कर लिया है, पर 12 के अंदर ना उसने साथ में कुछ ये बातें बताई हुई थी इस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो मे की बजाय आप थोड़ा सा श्योर होकर कुछ बातें कर सकते थे कि देखा डेटर्स को ज़्यादा देर उन्होंने दिए, उन्होंने कैश डिस्काउंट दिया तो डेटर डेज कम हो गए, देखा उन्होंने क्रेडिटर से ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड मांगा है तो देखो क्रेडिटर डेज बढ़ गए। इस तरह की बातें नज़र भी आ रही थी सवाल के अंदर, ये ज़रा थोड़ा सा 12वें सवाल में था, तो उस जैसी बातें कुछ यहाँ पे भी हैं। बहरहाल ये आपका होमवर्क नंबर 2 आज हो गया। अच्छा जी, नंबर 8 था। अब देखो जब ऐसा कोई सवाल आता है ना तो यही आप लोगों को गुमराह करने वाला सवाल होता है। कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रेशोज, ये 4 वर्किंग कैपिटल रेशोज, वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज का है ना, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की 4 रेशोज आएंगी बस, ठीक है, कंप्यूट करनी है सिर्फ। फिर लिक्विडिटी रेशोज, करंट और कोई कंप्यूट करनी है सिर्फ। जी बोलो बोलो, मुझे बोलो, बताओ। वर्किंग कैपिटल की 7 रेशोज हैं बेसिकली, तो जिनमें वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज निकालने के लिए डेज वाली 3 रेशो यूज होती हैं, ठीक है। और अगर इसी रेशो को, मैंने तो यूं भी कहा था कि आप डेज वाली रेशो कैलकुलेट कर रहे हो, आप बता रहे हो डेटर डेज 60, लेट से 60 निकले हैं, तो आप सामने फॉर्मूला लिखा पड़ा है ना, एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365 लिख के आपने आंसर निकाला हुआ 60 डेज, सिर्फ कैलकुलेटर पे ही उस फॉर्मूले को उल्टाकर लिख लें, उल्टाकर लिख दें और टाइम्स आपको पता लग जाए कि ये 60 डेज या ये लेट से 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप साथ ही लिख दें डेटर डेज आर 60 डेज और 6 टाइम्स, एक बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों लिख लेते हैं, रेशोज टोटल 7 हैं, लेकिन अगर सवाल चुप हो तो हम 4 ही करते हैं, डेज वाली और फिर उसके साथ वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो ये 4 और 2 6 रेशोज थी, लेकिन 6 नहीं थी, ये 6 और 6 12 थी, ये 2 साल की रेशोज निकालनी थी, लेकिन नंबर देखो। अब ये सवाल गुमराह करते हैं ना आपको, जिनमें आप ये सोच के जाते हैं यार, अब देखो ये जिस अटेम्प्ट में ऐसा सवाल आता है ना जो कि आ रहे हैं आपको नजर आ रहा है, तो उस अटेम्प्ट में बच्चे छलांगे मारते हुए निकलते हैं, यार ये तो आसान हो गया, और होता भी ऐसे ही है। ये है रेशो का फॉर्मूला, आपको याद है, डाटा उठाना है, रेशो कैलकुलेट करनी है, 11 नंबर सिर्फ कंप्यूटेशन के। लेकिन खतरनाक है, इसलिए मैं कहता हूं इन सवालों को कि ये आपको गुमराह कर देते हैं अगली बारी के लिए। अगली बारी आप कहते हैं छोड़ो यार, इंटरप्रिटेशन का क्या करना है, समझ के क्या करना है, फॉर्मूला रट्टा लगाओ काम हो जाएगा, और फिर ऐसा सवाल आ जाता है, अब करो फिर, ठीक है, तो फिर वो जिन निकलते हैं आपके। इसलिए दोनों काम ही जरूरी हैं, लेकिन ऐसा काम अगर हो जाए तो मौजें बड़ी लगती हैं उस अटेम्प्ट के अंदर, अल्लाह करे आप लोगों की मौजें भी इस दफा लग जाए। अच्छा, 11 नंबर की उसने रेशोज कैलकुलेट करवाई, उसके बाद उसने क्या कहा, सजेस्ट 3 पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय केएल टू इंप्रूव वर्किंग कैपिटल साइकिल। लिक्विडिटी को कुछ नहीं कह रहा इंप्रूव। अब मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल साइकिल जो डेज में है, वर्किंग कैपिटल के जो डेज हैं, ये जितने कम हो उतना बेहतर है। तो कम करने के लिए डेटर डेज को कम करो, इन्वेंट्री डेज को कम करो, क्रेडिट डेज को बढ़ाओ, ये वर्किंग कैपिटल को कम करता है। अब रीजंस वाले सर्वे में ये बातें भी लिखी हुई थी, लेकिन वहां जरा और तरीके से लिखा होता है, हाई डेटर डेज आए तो क्या मतलब है, लो आए तो क्या मतलब है, लेकिन हमने उसी को ही कन्वर्ट करना है। सिंपल देखो, डेटर डेज को कम करने का तरीका बताओ आप लोग, डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करो, आवाज लगा दो भाई, जो 15 दिन के अंदर पैसे देगा 10% माफ, लोग आ जाएंगे, डेटर डेज कम हो गए। फिर एक आता और भी इसका देख लेते हैं। डेटर डेज कम करने का एक तरीका तो ये है कि आपने उन्हें डिस्काउंट ऑफर कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि आपने उनको पैसे, ये चीजें बेचते हुए जरा ध्यान से क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके दिया था। ये भी डेटर डेज को कम करने का तरीका होता है। ऐसे लोगों को दिया जिनकी साख अच्छी, जो टाइम पैसे देते हैं, आपके डेट्स जो आउटस्टैंडिंग नहीं रहते। ठीक हो गया, 2 रीजन हो गई। उन्होंने तो एक कही है, 3 मेजर्स में तो हर एक की एक बता सकते थे, लेकिन मैं हर एक की जो पॉसिबल मेरे ज़हन में आ रही है बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री डेज को हमने कम करना है। क्या करें, अब ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर दें, यानी सेल को बढ़ाने की कोशिश करें, सेल को बढ़ाने की कोशिश करें, इससे भी इन्वेंट्री कम हो जाएगी। और कुछ हो, इंसेंटिव डिस्काउंट ही होता है, इंसेंटिव की जी
प्राइस कम कर दें, इंसेंटिव भी वही डिस्काउंट ही था। बैंक को भी तो दे सकते हैं। बैंक यार सुनो, सादा बात है, सादा बात को स्पाइसी कर ले तो तिलों वाली कर ले। तो पहली बात, सेल को बढ़ाने से इन्वेंट्री कम होगी। दूसरी बात, ये कॉस्ट कितने बच्चे पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? वो कोई ईओक्यू टाइप चीज पढ़ी है कोई? वो क्या कहता है? वैसे 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 चलें, जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं उनको पढ़ाता हूं, आप लोग चुप करें। भाई साहब बात यह है कि इन्वेंट्री लेवल्स ना इतने कम होने चाहिए कि जब आप सुबह सवेरे घर जाओ, अपने कॉलेज आना है क्लास लेने, अम्मा ने भेजा जाओ घी का पैकेट ले आओ, पराठा बना के दूंगी। अब आप दुकान पे गए बाइक पे फटाफट, यार एक घी का पैकेट बनाई, उन्हें कहा मोटरसाइकिल इधर है, तू मेरी दुकान पे मैं होने लेके आया। क्या इन्वेंट्री इतनी कम हो कि जब आपका कस्टमर आए तो आप उसे कहो रुको जरा मैं लेके आता हूं? क्या इन्वेंट्री इतनी ज्यादा भर के रख लें कि पड़े पड़े खराब हो जाए, गल सड़ जाए? तो इसका मतलब आप इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करें। अब तो लोग जस्ट इन टाइम जिट के ऊपर आ गए हैं, जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं कि उधर से ऑर्डर आता है, उधर से इन्वेंट्री पहुंच जाती है, अपने पास रखते भी नहीं है, ऐसे उन्होंने नेटवर्क बना लिया। लेकिन हम एक एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या कि हम इतनी को इन्वेंट्री रखें कि जो एक मुनासिब लेवल पे हो, ना बहुत ज्यादा हो ना कम हो, इसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें तो इन्वेंट्री डेज कम हो जाएंगे। आप सेल को बढ़ाएं तब भी इन्वेंट्री डेज कम हो जाएंगे। 4 रीजन हो गई। अच्छा, क्रेडिटर डेज के बारे में ये नहीं कहना उसको तरसा तरसा के रुला रुला के पैसे देंगे। ये जी मैयर्स क्या है? वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव करने हैं। क्रेडिटर को रोल डालो, क्रेडिट को खजल कर दो, उसको पैसे में फोन ना उठाओ, उसको सही बेचारे को दलील करो, अगली बार कोई नहीं उधार मिलेगा मार्केट में। तो क्रेडिटर के बारे में सजेशन ये है, आप उसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ और जाके कहो भाई मैं तुम्हारा बड़ा पुराना कस्टमर हूं, तुम मुझे 2 महीने, हाँ नेगोशिएशन चल पड़ी है, तुम मुझे 2 महीने का उधार तो दे ही रहे हो, तुम मुझे 3 महीने का उधार अलाउ कर दो, मैं जो बशीर से चीजें खरीदा था वो भी तुमसे खरीदूंगा। अब ये नेगोशिएशन आपने की, तो नेगोशिएट किया क्रेडिटर से और एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स आपने उससे मनवा ली हैं। तो ये आपका एक इंप्रूवमेंट का तरीका, डेटर डेज कम करने का, डिस्काउंट दे दो और अच्छे लोगों को चीजें बेचो, पहले ध्यान से दो। फिर इन्वेंट्री डेज इंप्रूव करने का तरीका, सेल्स बढ़ाओ, इन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लो। और क्रेडिट डेज को बढ़ाने का तरीका, जाके उसका तरला कर लो, निगोशिएट करो उसके साथ और एक्सटेंड करवाओ क्रेडिट लिमिट्स कि वो आपको अलाउ कर दे कुछ मजीद दिन। ठीक है, तो ये मैयर्स जाके देख लें कितने लिखे हुए हैं, उन्होंने 3 ही लिखे हुए। और ठीक है जी बेटा, नहीं टर्नओवर का अगर वो कहे। अच्छा एक ये बात भी सुन ले, ये अहम बात ही है, वैसे बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। सवाल में उसने लिखा डेटर रेशियो निकालो, कौन सी निकालोगे? डेटर डेज वाली। सवाल में उसने लिख दिया डेटर डेज की रेशियो निकालो, फिर तो डेटर डेज ही है। सवाल में उसने लिख दिया डेटर टर्नओवर डेज, तो इसका मतलब इन तीनों के केस में आपने डेज वाली रेशियो निकालनी है। तो पहली बात तो ये कि टर्नओवर रेशियो निकालनी कब है? जब सिर्फ यूं लिख दे डेटर टर्नओवर रेशियो निकालो, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने सिर्फ डेटर टर्नओवर रेशियो कही है तो बेटा फिर फॉर्मूला तो वैसे ही लिखना पड़ेगा ना। याद आप लोगों ने एक ही फॉर्मूला, नहीं अगर उसने दोनों रिक्वायर किया तो फिर फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला लिखना इज सजेस्टेड, लेकिन अंग्रेजी में नहीं, फिगर्स की फॉर्म में। पिछली क्लास में एक बच्चा मुझे पूछने लगा कि सर जी फॉर्मूला लिखी ना, कैलकुलेटर भी आंसर लिख दे। मैंने कहा नहीं ये मुनासिब नहीं है, जितना वो मुनासिब था मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने अंग्रेजी में फॉर्मूला नहीं लिखना, लेकिन आप उसको फिगर्स में फॉर्मूला लिख कर दिखाएंगे। ओके, कि साथ वाले से नहीं देख कर लिखा, मुझे खुद आता है। तो अलग बात है, साथ वाले से पूरा फॉर्मूला देख के भी आप लिख सकते थे, लेकिन खैर। अच्छा जी, तो 8 कैसा लगा? 15 नंबर का सवाल था। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, लेकिन ऐसे सवाल भी आते हैं एपी वैक जैसे, जो मैंने अभी नहीं करवाया पास पेपर 11, वो मैं खुद करवाऊंगा या आपको उसका तरीका कार बता के होमवर्क दूंगा और फिर कोई वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ले जी, शिश पेयर, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त सवाल था। अब देखो इसके अंदर भी कॉन्सेप्चुअली अगर बच्चा मजबूत था तो आसान था सवाल, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। इसमें सिर्फ उसने वो यूज के हिसाब से ना बच्चे को चेक किया था कि बच्चे को पता भी है या नहीं है कि कौन सी रेशो क्या। ये सिर्फ रट्टे वाले बच्चों को उसने पिटाई किया, ये देख लो आप सारे सवालों के अंदर, जो सिर्फ रट्टा लगा के जाते हैं। रेशो याद होगी, जो चले गए हैं आजकल, जो नजर नहीं आ रहे, जो कह रहे हैं रेशो खत्म होगी, हालांकि अभी फ्रेमवर्क पड़ा है, 7 नंबर का सवाल उसमें से आया है। अभी एनपीओ की थ्योरी पड़ी है, चेंजेस इन नेट एसेट्स, जैसे चेंज इन इक्विटी बनती थी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, चेंजेस इन नेट एसेट्स बनती है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो रहती है। आप समझ रहे हैं कि सिलेबस खत्म हो गया। ये 2 मुस्कुरा रहे हैं, लगता है ये आजकल में ये भी प्रोग्राम बना रहे हैं कहीं जाने का। ये जा मैं देख ले रहा, चढ़ना नहीं, मैं चिराग तले मेरा भी है, इधर या इधर मुझे मिल के जाना, कोई फैसला करना है तो मैं बताऊंगा, तुम्हें डराऊंगा, तुम्हें इंशाल्लाह नहीं जाओगे तुम। अच्छा सुने जी, जल्दी करें, टाइम हो गया बस, ये आखिरी। भाई साहब इसके अंदर उसने क्या कहा? उसने कहा 2 कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देकर कहता है कंप्यूट वो वाली रेशियोज
फॉर एसएल एंड टीएल टू असेस कौन सी कंपनी ज्यादा इंसेंटिव दे रही है कस्टमर टू पे ऑन टाइम। अब ये डेटर डेज ही बताएंगे, जिसके डेटर डेज कम उसने ज्यादा इंसेंटिव दिया होगा, डेटर जल्दी आया होगा, तो इसमें रेशियो कौन सी यूज होनी थी, डेटर डेज की। अब ये जिसको पता था उसने डेटर डेज निकाला, एसएल टीएल जिसका कम था उसके बारे में यही लाइन लिख दी, एसएल सीम्स टू गिव मोर इंसेंटिव टू हिज कस्टमर टू पे ऑन टाइम, और अगर टीएल कम था तो टीएल सीम्स टू गिव मोर इंसेंटिव टू हिज कस्टमर टू पे ऑन टाइम। ये इतना सही काम था, ये सबसे आसान सवाल मुझे लगता है यही था शायद, सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सी रेशियो क्या बताती है, वो हमें पता था। ठीक है जी, ऐसे ही है, आसान इसी टाइम में मुश्किल सवाल भी होंगे। तो मैं ये कहता हूं आपको कि आसान सवाल, मुश्किल सवाल, ये हर आपको एक टॉपिक चला रहा होता है बंदा, उसमें आपको मुश्किल से मुश्किल सवाल आपकी तरफ फेंकता है बंदा कि करो यार अब कर लो। क्या पर्चे में सारे सवाल मुश्किल ही होंगे? बच्चों ऐसा नहीं होता। अगर एक सवाल मुश्किल है तो एक दरमियाना है तो एक आसान भी है। ये आई क्या 30% के साथ तकरीबन इस तरह की अरेंजमेंट होती है। आसान पर्चा होगा 31%, आसान पर्चा मुश्किल होगा 30%, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को आता होगा, बहुत मुश्किल भी होगा 30%। उसके अंदर से फाइट करके पासिंग मार्क्स लेना आपको सिखाए हुए। तो फाइटर्स के लिए है पासिंग। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हाथ पांव ना फूलें, जो बच्चे चाहते हैं पर्चे के अंदर सही परफॉर्म करें, एक तो आज से ऑनवर्ड्स हर रोज जो सवाल करें इंटू 1.8 मार्क्स इंटू 1.8 करके उसमें करें। कोई सवाल इस टाइम लिमिट के अलावा हमने करना ही नहीं है घर पे। ठीक है। और दूसरी बात पर्चे के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए थोड़ी दिलेरी भी चाहिए होती है। जब टाइम पूरा हो जाए, नजर आ रहा है सवाल पूरा नहीं हो रहा, तो अगला कर लो और उससे अगला कर लो। कल एक बच्चा जूम सेशन में आ गया, कहता सर जी वो मैं तो पिछली बार पढ़ा था, आज कहीं से ना लिंक मंगवा के आया हूं, मेरा पेपर पास हो गया। मैंने कहा अच्छा यार चलो इत्तेफाक से तुम आ गए हो, तो सर मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा था, नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा अच्छा आए हो तो कोई शेयर ही करो। कहने लगा सर जी मैं ना प्रेपली से पहले बड़ा परेशान हो गया था, मैंने कहा था मैं ड्रॉप ही ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेहनत करता हूं, और मैंने रिवीजन के दिनों में रिवीजन अच्छे से की। मैंने कहा यार वो छोड़ो, पर्चा कैसे किया? कहने लगा जैसे आप कहते थे, सवाल करता जा रहा हूं, टाइम पूरा हो गया, सवाल अड़ गया, नहीं समझ आ रही, 1-2 मिनट में नहीं पूरा हुआ, अगले सवाल पे चला जाता था, फिर उससे अगले पे, फिर उससे अगले पे। कहते बस एक पार्ट रहा मेरा, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो नोट बनाना था, वो स्नेक वाला सवाल मैंने किया ही नहीं था। मैंने कहा ये कहां है क्लास के अंदर ना, तो वो आ गया था, तो वो मुझसे रह गया था। वो 10 नंबर का पर्चा, लेकिन 90 नंबर का पर्चा मैंने सारा कर दिया था। अब उसमें कितना गलत हुआ होगा, उसका सारा सही थोड़ा हुआ होना, लेकिन हर सवाल करता गया, 70-80% 60% सही होता गया। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, डरना वरना नहीं है। हाँ सबसे अहम बात, वो इंशाल्लाह एंड पे ना पेपर मैनेजमेंट की कोशिश करूंगा कि बात करूं, हर लेक्चर में ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें आप साथ साथ चलेंगी। आपने सबसे आसान सवाल से शुरू करना है, मुश्किल की तरफ जाना है, ये याद रखना है पर्चे के अंदर, ताकि कॉन्फिडेंस मिलता जाए कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही हो गया। 15 मिनट में प्लानिंग करेंगे आप कि क्या करना है, ठीक है ना जी। सेकंड पार्ट, बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स अवेल कर रही है सप्लायर से, क्रेडिटर्स रेशियो, क्रेडिटर डेज। बी मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ कैपिटल, इस रेशियो के अंदर बताया था एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल कौन सी कर रही होती है, जिसका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो, वही ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। फिर कीप लोअर सेलिंग प्राइस। मैं यहां पे ना पिछली क्लास में बताऊं ना, पिछली क्लास में क्या गलती है, गलती से नेट प्रॉफिट लिख गया, बच्चों ने फौरन मुझे रोका, बच्चे माशाल्लाह रोक रहे हैं मुझे, फौरन रोका, सर क्या कर रहे हैं? असल में घर से पढ़ के आए थे ना, कि वैसे ही पता है घर से पढ़ के ना भी आया था, किसी ने घर पे नेट प्रॉफिट लिख लिया हाथ खड़ा कर। हम जानबूझ से कह रहे हो, सच्ची मुझे लिखा था, जानबूझ से कहा है, मेरे ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब सारे अच्छे हैं मुझसे। पहली बार में ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का चेंज होना सिर्फ जीपी को हिट करता है, तो जीपी रेशो निकालनी थी, ठीक है। लिक्विडिटी पोजीशन में दोनों ही कर लेनी चाहिए थी आपको, करंट और क्विक। फिर हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू प्रॉफिट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट्स, और टोटल एसेट्स ही लोग हैं, सवाल खामोश है, तो फिर करंट नॉन करंट की बातें आपने नहीं करनी। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, और मजे की बात सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए भी इकट्ठे ही हुए थे, टेंशन नहीं थी, एक ही रेशो निकालनी थी, उसमें जिसकी रेशो कम थी हमने कहना था वो ज्यादा अच्छा कंट्रोल करके रखा उन्होंने एक्सपेंसेस को। और एबिलिटी टू टेक मोर डेट्स, डेट इक्विटी रेशो। तो कितना आसान सवाल है, सिर्फ ये पता हो कौन सी रेशो क्या बताती है, और खुदा ना खासा कोई इक्का दुक्का में नहीं पता लगा तो बाकी तो पता लग गया ना। अब रेशो निकालते जा रहे हैं और जो बेटर है उसके बारे में बताते जा रहे हैं, वही वाली लाइन लिखकर, यही सोल्यूशन था इसका, ठीक है। अच्छा 10वां सवाल बेशक छोड़ दें, लिमिटेशंस है। अच्छा ये मैंने आपको करवाना है, ये भी सही अलार्मिंग क्वेश्चन था बच्चों के लिए, जो कहते हैं ये टॉपिक बड़ा इजी है, तो ये समझाऊंगा, फिर आप करेंगे, फिर हो सकता है मैं बाद में वीडियो कोई शेयर कर दूं पुराने वाली, तरीका मैं बताऊंगा, इसको करना मैं सिखाऊंगा, लेकिन करेंगे आप लोग। फिर जब जुगाड़ लगा लेंगे ना एक, तो फिर तो ऐसे 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 हो गए सवाल इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले बेबुनियाद बनानी पड़ेगी, बेबुनियाद नहीं होगा, बुनियाद बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैं ना कैपिटल मेंटेनेंस की तरफ चला गया था, तो ये होमवर्क वाला अभी भी होमवर्क में रहने दें। तो होमवर्क के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो आज मैंने जो लिखे हैं, मुझे मिल नहीं रहा कहाँ लिखा ये, तो इसके अंदर ये अभी भी रहने दें, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे। क्या नाम है इसका 12 का? शुआल, ठीक है जी। अब चलते हैं जी फ्रेमवर्क के अंदर। अच्छा फ्रेमवर्क में भी ना थ्योरी है, लेकिन अगर मैं मजीद थ्योरी कराता ना
तो बच्चों ने भाग जाना था। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, थेरी उसकी हल्की आंच पे साथ साथ चलाएंगे ताकि रोज थोड़ी सी पढ़ें और आप भी वो पढ़ें, ठीक है। और कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था और उसके लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया है। 5 मिनट का सवाल है, 10 मिनट लगाएंगे। ये देखें जी, पेज नंबर किताबों का 718 है, फ्रेमवर्क का चैप्टर है। पेज नंबर 718 है, 718। क्वेश्चन बैंक आई के पे क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सफा नंबर 718। पहुंच गए सब? अच्छा, अब बुक्स को ना देखिएगा, अब यहीं से सवाल देखिएगा। कैरी स्टार्ट इन बिजनेस ऑन यकम जनवरी ईयर 1। कैरी इज सोल शेयर होल्डर, कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 1000। कैरी खुद ही होगा फिर शायर। कैरी ने बिजनेस स्टार्ट किया कहता है, और कैरी का एक ही शेयर होल्डर था, वो कैरी खुद ही था। अगर सिंगल ही है तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैरी ने बिजनेस स्टार्ट किया है जी 1000 रुपए के शेयर कैपिटल से। क्या एंट्री हुई होगी? वैसे ही जरा दिल कर रहा है ऐसे, वैसे जरूरत नहीं है एंट्रीज की। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 1000 से, ठीक है जी। अब ये 1000 रुपए कैश में आ गए उसके पास। अब कैरी ने क्या किया, जाकर ये वाला मार्कर खरीद लिया। कैरी परचेज 1 आइटम ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1000। कैरी गया और जाके उसने एक इन्वेंट्री का आइटम खरीदा। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट 1000 रुपया। अब जो 1000 रुपया दराज में पड़ा था वो गया, यानी जो कैश आया था वो कैश गया। ऐसे ही मैं काट रहा हूं, जरूरत नहीं थी, वैसे ही बस समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैरी ने ये मार्कर सेल कर दिया एंड सोल्ड दैट इन्वेंट्री फॉर कैश ऑफ 1400। तो एंट्री बनी कैश डेबिट सेल क्रेडिट 1400 से, और साथ ही आपको पता है दूसरी एंट्री होनी है अब, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं पता? बस मैंने ऊपर इन्वेंट्री अगर रिकॉर्ड कर लिया तो कहां है पीरियोडिक? तुम्हें बताया नहीं गया कि ऊपर कौन सी एंट्री हुई है परचेज के वक्त? अभी भी तुम्हें नहीं पता, अभी भी तुम्हें नहीं पता, कब पता लगेगा तुम्हें? ओके जी, लेकिन ये एंट्री जरूरत नहीं थी, तो वैसे ही मैंने करनी, ठीक है। चलो, तो चलो इन एंट्री से अब फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बनाते हैं, ठीक है जी बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स 1400, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 1000, और जीपी कितना आ गया? 400 का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और कोई खर्चा ही नहीं था, तो यही नेट प्रॉफिट था, ठीक है। 1 2 बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड पे लायबिलिटी तो कोई सवाल में है नहीं, सिर्फ इक्विटी है। इक्विटी के अंदर क्या नजर आएगा जी आपको? शेयर कैपिटल कितना भला? 1000 का, 1 2। और अब ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में कितना? और 400 का प्रॉफिट नहीं जाना है ना। अच्छा, अब बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल कितना बन गया? 1400। और एसेट साइड के ऊपर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री बेटा कोई नहीं पड़ी, अब इन्वेंट्री तो जाती रही। देख लो वो एंट्री इसीलिए की है मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री आई इन्वेंट्री गई। अगर देखा जाए तो देखें जरा, देखा जाए तो कैश आया कैश गया, इन्वेंट्री आई इन्वेंट्री गई, तो फिर रह क्या गया? एक शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नजर आएगा, एक कैश बैलेंस शीट में नजर आएगा, एक सेल इनकम स्टेटमेंट में, एक कॉस्ट ऑफ सेल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो एसेट्स में कैश आ गया कितना? 1400 रुपए, और टोटल एसेट्स कितने हो गए? यही है। इतना बड़ा सवाल, ओके। अच्छा बच्चों, ये वो काम है जो आज तक हम करते चले आए और आइंदा भी करते चले जाएंगे, ठीक है। ये वो काम है, इसमें आपने अपने कैपिटल को इंटैक्ट रखा, मेंटेन रखा 1000 रुपए पे। आपने 1000 रुपए को नहीं छेड़ा, इसको छेड़ते ही नहीं आप क्या कहते हैं? नहीं भाई नहीं, ये नहीं मिलेंगे। कैरी बड़ा खतरनाक बच्चा है। कैरी जो है ना, वो बर्गर खाने का बड़ा शौकीन है, तो कैरी को नजर आ गया 400 रुपए, इन्हें कहना चलो ये नहीं छेड़ने, ये तो मेरे हैं ना, कमाल ही है ना, निकालना और बर्गर खा जाना, ठीक है। लेकिन यही अकाउंटिंग हम करते हैं और यही करते चले आए हैं। अब कैरी को हम रोकते हैं बर्गर खाने से, हम कहते हैं यार तुम ना
अंडे शामी की बजाय सिर्फ अंडे वाला बर्गर खा लो, शामी वाला ना खाओ, कुछ पैसे इसमें से रख लेते होते हैं, हम रिटेन अर्निंग्स पड़ी होती हैं, वो इसीलिए रखते हैं कि बिजनेस के आगे चलता रहे, लेकिन खतरा तो है। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने कैपिटल को मेंटेन किया है इन रियल टर्म्स, ठीक है। किसमें किया है जी? मनी टर्म्स, बल्कि अभी हम रियल टर्म्स आगे करते हैं। मनी टर्म्स में मतलब जो 1,000 रुपया है वो 1,000 रुपया ही है। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली अकाउंटिंग। मतलब अगर आपने 10 साल पहले 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया था तो ये 1,000 ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब एक मसला है, कैरी के पास तो ये 1,000 रुपये ही था। कैरी ने अगर अगले साल भी बिजनेस को चालू रखना है तो देखना पड़ेगा महंगाई कितनी हो जानी है। तो एक मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट है जो इस्तेमाल नहीं होता लेकिन सिर्फ फ्रेमवर्क में पड़ा है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं ना जी, ये कोई 2 नंबर का नॉर्मली आ जाता है इसमें से, कभी एमसीक्यू, और जो लास्ट टाइम फ्रेमवर्क का सवाल है उसमें भी है, देखिए 2 पॉइंट इसके भी थे। तो 1-2 नंबर का ये टेस्ट होता है आसान सी बात, लेकिन है बस इतनी सी। जो काम पहले करके दिखाया ये हमारी नॉर्म है अकाउंटिंग की, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के ऊपर ही फाइनेंस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। कुछ एक चीजों को रीवैल्यूड अमाउंट पे रखते हैं, जैसे पीपीई वगैरह, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो यूज नहीं होता लेकिन है, फ्रेमवर्क ने बताया हुआ है। वो ये है कि कैरी को हमने कहा, ओ कैरी तू 400 का बर्गर खा गया, अगले साल तुझसे बिजनेस ना हो पाएगा, क्योंकि अब 1,000 रुपया कल वाला आज के 1,000 रुपए के बराबर नहीं है। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब एक और स्कूल ऑफ थॉट आया और उन्होंने कहा, मैं रेड भी ले जाऊं फिर बाद में दोबारा आना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि स्पीडें चेक की, स्पीडें कि आप रियल टर्म्स के अंदर कैपिटल को मेंटेन करो भाई, रियल टर्म्स के अंदर, मनी टर्म्स के अंदर नहीं। आप इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट लो। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? मैंने कहा यार देखो बात है सादा सी, ये जो कैरी है ना इसको थोड़ा सा समझाओ, इसको थोड़ा बुझाओ, इसको कहो कि सिर्फ अंडे वाला बर्गर खाए, शामी वाला ना खाए। लेस कॉस्ट ऑफ 1400, लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 1,000। अच्छा अब बच्चे तो पड़े थे 400, अब कैरी देख रहा है अंडे शामी वाला बर्गर। हमने यूं करके बीच में से शामी निकाल लेना है उसके बर्गर में से। उसका बर्गर ये अंडे शामी वाला है ना, हमने इसमें से लेस कर देना है 1,000 रुपए का 7% जो हमें महंगाई की वजह से अब जो है वो सेव करना है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन रिजर्व, कह लो इन्फ्लेशन रिजर्व। हम कोई रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को फ्यूचर में कैटर करने के लिए पैसे अलग कर रहे हैं। कैरी ना खा जाए, शामी निकाल के साइड पे कर रहे हैं। तो 1,000 रुपए का 7% भी हमें चाहिए होगा अगले साल अगर ये बिजनेस चलाना है। तो कितना? ये निकल गया शामी। अब जो बाकी बचा है वो सिर्फ अंडे वाला बर्गर मिलेगा अब उसको इतने पैसों का। तो और वो कितने हैं? 330। ठीक है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर बेटा प्लीज चल समझाया जा रहा है, समझ लो, वरना ये खाम खा समझ नहीं आता, फजूल सी चीज और समझ नहीं आती पता नहीं क्यों। शेयर कैपिटल वो 1,000 रुपए पर ही पड़ा होता है, लेकिन वो जो शामी निकाला था ये फ्रिज है बेसिकली, जिसमें आपने रख लेना है, बाद में जरूरत पड़ने पर इसको बेचकर कारोबार में ये 70 रुपए लगा लेना है। ठीक है ना। तो शामी बेचकर जी, तो ऐसे ही है बस। ठीक है। यहां पे 40, तो ये वैसे ही है भाई, ये 70, ये 70 रुपए ये रिजर्व में डाल दिए और इसका नाम रख दिया हमने इन्फ्लेशन। शामी रिजर्व नहीं, शामी निकाल के रखा है ताकि सवेरे काम आए, शामी निकाल के रखा है ताकि सवेरे काम आए। ओके जी। 1070। अब हमने देखो पहले हमने कैपिटल को मेंटेन किया था इन मनी टर्म्स। 1,000 रुपया पड़ा है जी, पड़ा है। 1,000 नहीं छेड़ते हम। वो किसी सियाने ने कहा 1,000 का आगे क्या करोगे, इस 1,000 की तो अब वो वक़्त ही नहीं रही। तो हमने कहा अब हमने रियल टर्म्स में अपने कैपिटल को मेंटेन कर लिया शामी डाल के। ठीक है। अब बाकी अब उसका है, अब उसको कहेंगे खा खा खा, ये ले खा, तू खा ले, तू खा ले, तू नहीं कहते, आप खा लें। कैरी खाएं 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 जेदी की तरह, बहुत अच्छा लग रहा होगा, लें। उसके बाद एसेट्स की बारी आई। तो एसेट्स में तो आपको पता है वो कैश बस पड़ा है, लेकिन उसको नजर आ रहा है मेरा कैश 330 है, 70 हमने उसमें से साइड पे किया, उसको 70 निकालने नहीं देना हमने जी। कितना? 1400। लो जी। अब एक और बंदा आगे बढ़ा और उसने इनको कहा कि यार ये ना तुम लोगों ने जो बातें की हैं, ये माना कि ये कैरी का कैपिटल मेंटेन किया तुम लोगों ने, लेकिन ये फाइनेंशियली मेंटेन किया है।
इन दोनों को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। क्या कहा जाता है जी? इसके अंदर मनी टर्म्स भी हो सकता है और रियल टर्म्स में भी हो सकता है। लेकिन किसी ने कहा कैरी को, ये वाला मार्कर 10% महंगा होने वाला है, डॉलर वाला, जो तुमने खरीद के बेचना है। कैरी ने कहा लो भाई, मुझे लगता है अंडा भी गया। अब तो खाली बर्गर है, बीच में मायो वगैरह और केचप वगैरह लगा के मुझे देंगे ये अकाउंटेंट्स, आज मैं नहीं बचता। ठीक है, तो ये देखो, एट द एंड ऑफ ईयर 1 रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ सेम, यही मार्कर, ये मार्कर असल में 1000 रुपए का उसने खरीदा था कैरी ने और 1400 का बेचा था। अगर यही उसको कारोबारी सिर्फ ये मार्कर बेचने का अगर आता है तो फिर फिजिकली शायद हम कैपिटल को मेंटेन नहीं कर रहे, फाइनेंशियली तो कर रहे हैं। फाइनेंशियल के अंदर हमने मनी या रियल दोनों देख लिए, लेकिन फिजिकली शायद कैपिटल मेंटेन नहीं है। फिजिकली मेंटेनेंस का मतलब क्या है? यही बिजनेस अगर करना चाहें तो ये वाली प्रोडक्ट अब हमें 1000 की नहीं मिलनी, 1100 की मिलनी है। कितने की? 1100 की। तो हमें 100 रुपया और चाहिए, यानी 10%, यूं भी लिखा हो सकता था 10%। ठीक है, तो हम आए, अब कैरी की शक्ल आपको नजर आ रही है मुझे पता है। ठीक है, और ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इसके अंदर भाई प्रॉफिट एंड लॉस, जल्दी से देखो, सेल्स 1400, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1000 और ये आ गया कितना? 400। कैरी राल्टअप का आ रहा था, हमने कहा सब्र करो, अगर यही वाला काम आगे चलाना चाहते हो तो हमें इसमें से 100 रुपया दे दो हमें ये 100 रुपया। तुम 1000 का 10% भी दिया हो सकता था, ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1100 में से 1000 माइनस कर दें, यानी कि 100 रुपए जो महंगाई होनी है वो वक्रे करके रख लो। अब शामी बर्गर कोई नहीं रहा, अंडा भी नहीं रहा उसमें, अब 300 को कहेंगे जाओ, वो कहेगा अब इसके तो जो है ना मैं चिल्ली खा लेता हूं जाके। ठीक है, तो बैलेंस शीट में इक्विटी गर्म अंडे खा लेता हूं जी। अब देखो जी, शेयर कैपिटल 1000, भाई ऐसे ही पढ़ा जाता है, भाई है ही ऐसी चीज। इन्फ्लेशन रिजर्व 100 रुपया, और अब आपने अपने कैपिटल को फिजिकली मेंटेन कर लिया, यानी आपने 1100 रुपए भी तैयार रखे हुए हैं कि भाई अब यही मार्कर, हम यही मार्कर बेचेंगे चाहे 1100 का मिले। जाहिर है आगे 1500-1600 को बेचेंगे, फिर उस हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, महंगाई जो बढ़ रही है। ठीक है, तो खरीदेंगे महंगा तो बेचेंगे भी महंगा। रिटेन्ड अर्निंग्स में कैरी के लिए कितने पड़े आप उसे कहेंगे ले जा बेशक, खा ले, तू खा ले, तू खा ले, आप खा ले जी। उसके बाद एसेट्स में कैश कितना पड़ा है? 1400, और ये बैलेंस शीट टैली होगी, जबरदस्त बैलेंस शीट है, टैली हो जाती है फटाफट। तो ये हमने क्या किया जी? फिजिकली मेंटेन किया। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट बेशक आप पढ़ लीजिएगा सवाल की। ओके, तस्वीर उधर ही रखिएगा, हाइब्रिड वाला तस्वीर खींच लो, क्योंकि अभी इन्होंने खड़ा होने लग जाना है बच्चों ने, फिर आपने कहना रह गए हम। अच्छा जी, उसके बाद सब बच्चे सफा नंबर 710 ओपन करें, फ्रेमवर्क का। ये आप लोगों ने घर से पढ़ के आना है कल। आज एक्स्ट्रा क्लास अब मैं नहीं रख रहा, लेकिन कल 7:30 से 11 बजे तक आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, इकट्ठी होगी, 7:30 से 11 बजे होगी, और आज आपकी शाम वाली क्लास नहीं है। ठीक है जी, साकिब को बुलाएं, ये कम्युनिकेट कर दें। अच्छा इधर ले आए भाई, 1 मिनट बात तो सुनते जाओ, हाइब्रिड वाला जानते हैं तो सुन जाओ, ले आओ। ये 710 नंबर सफा है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। इसको जरा एक दफा पढ़ लेना, वैसे उम्मीद है समझ आ ही जाएगी, क्योंकि अब हमने ना एक उसकी कैलकुलेशन करके देख ली है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फ्रेमवर्क को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। बहुत आसान बातें आपकी इंट्रो वाली, कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंपेरेबिलिटी क्या होती है, मटीरियलिटी क्या होती है, इस तरह की बातें। ठीक है, तो जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।